रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस करता है यंग वंस, यानी कि अपने बच्चों को यंग वंस बोला जाता है बायोलॉजी में, और ऑफस्प्रिंग्स दोनों बोला जाता है। क्लियर है? क्लियर है? दोनों का मतलब क्या है? सेम ही है। क्या है? सेम ही है। तो या तो हम यंग वंस बोलेंगे या तो ऑफस्प्रिंग बोलेंगे। इसका मतलब कि जो भी स्पेसिस था उसका आगे आने वाला जनरेशन जो पैदा होगा उसी को क्या बोला जाता है? यंग वंस और ऑफस्प्रिंग बोला जाता है। यहां से बात क्लियर है? तो यही प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है देयर यंग वंस और ऑफस्प्रिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी कि हम इंसान का बच्चा तुम गेंडा नहीं पैदा कर सकते हैं। ठीक है? अगर हम रिप्रोडक्शन करेंगे तो हम हाथी नहीं पैदा करके रख देंगे, देखिए 4 पैर वाला आ गया। ठीक है? या गधा घोड़ा नहीं पैदा करके रख देंगे, देखिए मगरमच्छ आ गया है, पानी में भी तैरेगा। ठीक है? मेरे जैसा ही पैदा होना चाहिए, वो इंसान ही होना चाहिए, तब वो रिप्रोडक्शन कहलाएगा। क्लियर है? अब अगर एक घोड़ा रिप्रोडक्शन कर रहा है तो क्या ही पैदा करना चाहिए? घोड़ा। तो उसका जो बच्चा होगा, जो छोटा घोड़ा होगा, ठीक है? ठीक है? अब जैसे गाय, छोटा घोड़ा को क्या बोलते हैं हमको नहीं पता। गाय जो पैदा करेगी, गाय माता हमारी, तो बछड़ा पैदा करेगी ना बछड़ा, तो बछड़ा भी गाय ही होना चाहिए, तब कहलाएगा कि हाँ भाई रिप्रोडक्शन हुआ। क्लियर है? अब रिप्रोडक्शन के फायदे क्या क्या हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है? फायदे देखिए, आपका जो जनजाति है, जो आपका जैसे इंसान का अलग जाति हुआ, गाय का अलग जाति हुआ, हिरन एक अलग हुआ, घोड़ा अलग, हाथी अलग, शेर अलग, तो रिप्रोडक्शन ये गारंटी आपको देता है कि आपका जो स्पेसीज है वो अर्थ पे लगातार चलता रहेगा। समझ में आया? लेकिन आप लोग कभी खत्म नहीं होगे, वही इंश्योर करता है भाई, है ना? अब अगर सब लोग रिप्रोडक्शन छोड़ देगा तो क्या होगा? इंसान एक ना एक दिन खत्म होगा कि नहीं होगा? बताओ, आज के डेट से एक भी जो रिप्रोडक्शन किया उसको गोली मारा जा रहा है, तो बच्चा पैदा हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा है। तो आगे बढ़ेगा कोई भी? अब आज से करीबन 200 साल बाद सारा इंसान मर ही जाएगा। 200 तो फिर भी बहुत ज्यादा बोल दिया, ऐसे एका दुक्का होगा जो बच जाएगा, 130 120 तक बच्चे तो बच्चे, लेकिन आजकल जितना बीमारी और मिलावट है हार्डली ही कोई पहुंच पाता है उतना एज तक। ठीक है? तो 117 115 तक तो सभी मर जाएगा, तो अब इंसान का प्रजाति फिर क्या हो जाएगा? खत्म। तो यही वो प्रोसेस है ना जो ये इंश्योर करता है, इस बात की गारंटी देता है कि कंटिन्यूटी होगा उस स्पेसिस का ऑन अर्थ। अच्छा, दूसरा, इट क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन, मान लीजिए मेरे मम्मी पापा जो थे, अब उनसे मिलके हम पैदा लिए, तो मेरे पापा का कुछ गुण और मेरे मम्मी का कुछ गुण आया होगा। ठीक है? तो उससे हम बने, और मेरे में वो दोनों गुण क्या हुआ होगा? अलग अलग, मतलब दोनों गुण मेरे में प्रेजेंट होगा और मम्मी और पापा में नहीं होगा दोनों गुण प्रेजेंट। मम्मी में अपना होगा, पापा में अपना होगा, और उनसे जो हम दोनों से मिलके जो हम बने, मेरे में दोनों क्वालिटी हुआ। ठीक है? अब मेरे में, अच्छा, मम्मी और पापा का सिर्फ क्वालिटी ही नहीं आता है, बुराइयां भी आता है। ठीक है? तो वो भी मेरे में प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है बात को? अब जब हम किसी और के साथ रिप्रोडक्शन करेंगे तो जो मेरा बच्चा आएगा वो मेरे मम्मी पापा से ज्यादा क्वालिटी वाला निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्योंकि क्वालिटी हमेशा तुम देखो इंप्रूव होता जा रहा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है, मतलब 2 का 1 में मिल रहा है, और फिर वो बच्चा बड़ा होगा तो उसका क्वालिटी और किसी का क्वालिटी 2 × 2 4 होकर उसका बच्चा में निकलेगा। तो आपको बात समझ में आ रहा है कि हर एक बच्चा जो है अपने माँ बाप से क्या निकलता है? होशियार निकलता है। बोलते हैं ना ऐसा, क्यों बोलते हैं? इसके पीछे ये लॉजिक है, क्योंकि वो क्वालिटी क्या होता जा रहा है? डेवलप होते जा रहा है, और डबल पे डबल हो रहा है। ये अपने ही क्लास की है क्या? इसका क्या मतलब है कि देखो, जब भी रिप्रोडक्शन होगा ना तो उस बच्चे में कुछ बदलाव आता है। बदलाव क्या आता है? क्योंकि अगर एक आदमी से ही सिर्फ पैदा ले लिया होता तो उसी का गुण उसमें जाता ना, कुछ बदलाव होने की जरूरत था नहीं। यहां 2 का मिल रहा है, जैसे 2 + 3 बच्चा क्या बना? 5 बना ना, चेंजेस हुआ ना, जेनेटिक में चेंजेस आया ना भाई। इधर तो 3 दिख रहा है, इधर हमको 2 दिख रहा है, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, यानी कि कुछ तो जेनेटिक में बदलाव है। तो यही जेनेटिक वेरिएशन जो है लीड्स स्टेबिलिटी ऑफ ए स्पेसिस। कैसे? मान लो पुराने जमाने का जो गिरगिट होगा उसको कम टेम्परेचर झेलने का आदत होगा, ठीक है, और अभी टेम्परेचर पुराने के मुकाबले बढ़ गया है, तो हो सकता है कि अगर वही जेनेटिक रहता आज के डेट में भी, वही जेनेटिक रहता आज के डेट में भी, तो ये छिपकली लोग जिंदा रह पाता? नहीं रह पाता। ठीक है, बात समझ में? बहुत लोग जो है कहता है कि पुराने जमाने के लोग जो है ना बलशाली थे। नहीं सुने वो महाराणा प्रताप और फलाना ढमकाना, उनका जो भी राजा सब है, उनके तलवार ही 17 किलो का था। ठीक है, तलवार ही 17, और आजकल का उससे ज्यादा का था, हमको एग्जैक्ट नहीं पता। और आजकल के यंगस्टर लोग 5-5 10-10 किलो का देख रहा है बॉडी बना के आए हैं, वो लोग तो इसी से कर रहा है। वहां तो रणभूमि में 35 किलो का तलवार ऐसे ऐसे लहराना था भाई, दुश्मन को गला काटना था, तो लोग ऐसे करता था। तो आप बोलोगे कि सर पुराना समय जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग था क्या?
हाँ, पुराने जमाने के लोग स्ट्रांग थे, लेकिन पुराने जमाने के आदमी को अभी अगर हम खड़ा कर दिया ना तो अभी प्रेजेंट सिनेरियो को सर्वाइव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका लंग्स और उनका जो भी चीज है, ऑर्गन है, वो इतना मिलावट नहीं झेल पाता, मर जाता वो लोग। ठीक है, उन लोग को सब कुछ क्या लेने का आता था? प्योर लेने का आता था। इसीलिए उन लोग का बॉडी भी कैसा डेवलप हुआ? पावरफुल डेवलप हुआ। लेकिन हम लोग जिस मिलावटी में, जो हमें बदलाव हो करके हम इस मिलावटी में भी जीना सीखे, तो हमें वो वाला कैपेबिलिटी है। भले हम उतना स्ट्रांग नहीं हो पाए, क्योंकि हमको सब कुछ क्या मिल रहा है? प्योर नहीं मिल रहा है, इम्प्योर मिल रहा है, मिलावट के साथ मिल रहा है, लेकिन हम उनसे अभी आज के डेट में ज्यादा सर्वाइव कर लेंगे। समझ में आया? क्योंकि तुम देखो ना यार, जिसका भी घर है, एसी से गैस निकल रहा है, घर में कार है, पॉल्यूशन से गैस निकल रहा है, कोयला पे, उसके बाद भी जिंदा है। ठीक है, उसके बाद भी कुछ लोग सिगरेट फूक रहा है, फिर भी जिए जा रहा है। इतना वो लोग कर पाता तो जी पाता? नहीं जी पाता। तो इससे क्या होता है कि जब आपको हम बोले कि अगर मम्मी 2 थी, पापा 3 थे, दोनों मिला तो बच्चा कितना का निकला? 5 का निकला, 5 वैल्यू लेके निकला। तो ये जो जेनेटिक बदलाव आया ना, ये आगे आने वाले जो इन्वायरमेंट में चेंजेस होगा ना, उससे रेजिस्टेंस देगा। क्या देगा? रेजिस्टेंस देगा, और वो बच्चा जो है सर्वाइव कर पाएगा आगे। ठीक है, क्योंकि आप देखते आ रहे हो, पुराने जमाने में कम पढ़े लिखे लोग थे, फिर थोड़ा सा और पढ़े लिखे, फिर थोड़ा अब पढ़े, अब तो ब्रिलियंट निकल रहे हैं, इसके बाद सुपर ब्रिलियंट निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि आपका ही तो बुद्धि उसमें भी जाएगा ना। तो आपका जितना बुद्धि था, हमेशा हम क्या बताएं, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? बात क्लियर है? चलिए, इट हेल्प्स इन इवोल्यूशन ऑफ ए स्पीसीज। अब आप जब देखते जाओगे, जब इसकी उस एक स्पेसीज, कोई भी स्पेसीज की कहानी पढ़ोगे, जैसे इंसान की कहानी पढ़ोगे, तो आप देखोगे सबसे इंसान जन्मा कहां से? तो बंदर से इंसान बना। उसके बाद उसको कुछ नहीं आता था, वो हंटिंग करता था, उसको कुछ के पास बुद्धि नहीं था, दौड़ता था, शिकार करता था, खाता था। फिर थोड़ा कुछ 1000 साल या 500 साल बाद देखोगे कि इंसान रहने लगा, खेती करने लगा, है ना, हिस्ट्री वगैरह में पढ़ाया था ना। फिर धीरे धीरे उसकी हिस्ट्री देखते गए तो देख रहे हो आज एट द प्रेजेंट इंसान क्या कर रहा है? मार्स में जा रहा है, यहाँ जा रहा है, गाड़ी चला रहा है, गाड़ी बना लिया, ट्रेन बना लिया, एरोप्लेन बना लिया। तो इवोल्यूशन दिखा ना आपको कि एक इंसान, जो पहला इंसान जो बंदर से इंसान बना होगा, वो किस तरह का इंसान था और आज का क्या इंसान था। तो आपको कहानी देखने में पता चला ना, दोनों डिफरेंट हुआ हर एक एस्पेक्ट में। और ये कब कब चेंजेस हुआ? टाइम के साथ। क्योंकि जब बंदर से पहली बार एक इंसान बना होगा, तो फिर वो इंसान रिप्रोडक्शन किया होगा, तो फिर फर्दर उसका इंप्रूव होता गया होगा, ब्रेन भी। समझ रहे हैं? तो इतना इंप्रूव होता गया कि आज के डेट में हम लोग यहाँ आ गए। तो हम लोग भी यहाँ से उतना साल बाद देखेंगे तो समझ रहे हैं ना फर्दर कितना इंप्रूवमेंट हो जाएगा, कि बच्चा लोग को ये सब समझाना ही ना पड़े, देख के यूं ही मुंह में कैलकुलेशन कर दे, इतना फर्दर ब्रेन होकर के आएगा, क्योंकि ये जेनेटिक वेरिएशन की वजह से होता है। क्लियर है बात? चलिए, अब रिप्रोडक्शन 2 तरह का होता है, एक को बोलते हैं एसेक्सुअल और एक को बोलते हैं सेक्सुअल। क्लियर है? अब जो एसेक्सुअल होता है, उसमें सिर्फ ए लग गया है, मतलब एक पेरेंट का जरूरत है। कितना का? एक पेरेंट का। वो पापा भी हो सकते हैं और मम्मी भी हो सकती है। क्लियर है? लेकिन सिर्फ एक ही पेरेंट चाहिए, दूसरा का जरूरत नहीं है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, वहां पे कितने पेरेंट चाहिए? ही चाहिए 2। ठीक है, तो जो हम इंसान वाला केस बता रहे थे, उसमें 2 चाहिए। कितना चाहिए? 2 चाहिए। और ए सेक्सुअल वाले में 1 चाहिए। और जो ए सेक्सुअल होता है, जहां पे सिर्फ एक पेरेंट चाहिए, वो छोटे छोटे स्पेसीज में होता है, छोटे छोटे स्पेसीज में होता है, या प्लांट्स के भी छोटे वाले एकदम पेड़ पौधों में होता है। क्लियर है? और बड़ों वालों में क्या होता है? सेक्सुअल होता है। जो बड़े बड़े जानवर हैं, जैसे चीता हो गया, शेर हो गया, हम इंसान हो गए, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, डायनासोर तो बचा नहीं, ठीक है, लेकिन सेम ही होता होगा, उतना बड़ा जानवर था। क्लियर है बात? समझ में आया ए सेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच का डिफरेंस? अब इन दोनों के बीच का हम आपको डिफरेंस एंड बिटवीन लिखाएंगे, जो कि 3 या 5 नंबर का पूछ देगा, तो एकदम लिखना है। उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है, वो हम सिखा देना चाहेंगे, और तो आपको जो है पढ़ने और समझने दोनों में आसान होगा। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी सीख लो तो इस चैप्टर में भी काम आएगा और हेरिडिटी में भी काम आएगा। ठीक है, देखिएगा अब टर्मिनोलॉजी में क्या लिखते चलिएगा। जो मेल का स्पर्म होता है, उसी को हम गैमेट भी बोल सकते हैं, और सेम जैसे मेल का गैमेट होता है, वैसे ही फीमेल का भी गैमेट होता है। उसका 3 नाम है, या तो आप फीमेल एग बोलोगे, या तो ओवम उसको बोल दोगे, और या तो सिर्फ फीमेल गैमेट बोलोगे। क्लियर है? क्लियर है बात? तो इन तीनों का मतलब एक ही है। अब हर एक सेंटेंस में अलग अलग इस्तेमाल होगा, तो ये नहीं है कि ये क्या आ गया, ये क्या वर्ड आ गया, ये समझ में नहीं आ रहा है, फिर रट्टा मारने लगोगे। तो बात को समझ लेना, मेल स्पर्म मतलब गैमेट, ठीक है। और यहीं पे अगर हम बोल लेते हैं फीमेल गैमेट, तो इसका मतलब ही होता है या तो फीमेल एग बोल रहे हैं, या फीमेल ओवम बोल रहे हैं, या फीमेल गैमेट बोल रहे हैं। क्लियर है बात? क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं डाउट। चलिए, अब ये कहाँ पे, ये जो प्रोड्यूस होता है किसके अंदर होता है? तो फीमेल के सेक्स ऑर्गन के अंदर, फीमेल के सेक्स ऑर्गन के अंदर। क्लियर है? ओवेरी के अंदर ही पाया जाएगा ओवम, इसीलिए उससे मिलता जुलता नाम है। और ये जो है कहाँ प्रोड्यूस होगा? तो मेल टेस्टिकल में। कहाँ प्रोड्यूस होगा? टेस्टिकल में। क्लियर है?
क्लियर है? उसके अंदर का ये सीन सिनेरियो बताएं, ठीक है? अब जब भी रिप्रोडक्शन होगा, एक आपको हम ओवरव्यू दे दे रहे हैं। तो मेल का स्पर्म जो है फीमेल का पहले ओवेरी में जाएगा, ओवेरी में जाने के बाद किससे मिलेगा? एग से, यानी कि यहां से स्पर्म निकला था और फीमेल का ओवेरी में गया और जाके किससे मिला? ओवम से। तो जब भी स्पर्म का मुलाकात एग या ओवम से होगा, इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? क्लियर है? व्हेन मेल स्पर्म मीट्स द फीमेल एग और ओवम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अगर किसी को डेफिनेशन याद नहीं होता है या जो जिसको रटने में तकलीफ हो रहा है, तो इसको मैथ के फॉर्मूले के हिसाब से समझो। अब इससे शॉर्ट हम नहीं समझा सकते हैं। एक स्पर्म हुआ जब भी, अब स्पर्म किसके पास होगा? कॉमन सेंस लगाना था, मेल के पास, और एग और ओवम किसके पास होता है? फीमेल के पास। ये दोनों का जब भी मिलेगा, ठीक है, और कहां ही मिलेगा ये बताना, ठीक है? ये कहीं तो मिलता होगा, ये जहां भी मिला उसी प्रोसेस को क्या बोले? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस को क्या नाम दिया गया? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस दिया गया, ठीक है? और ये कहां मिलता है? तो फैलोपियन ट्यूब में मिलता है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? ठीक है, यहां पे प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसके बाद फर्दर प्रोसेस क्या है? जब यहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ऐसा समझिएगा, देखिए ये हम फीमेल ओवरी बना रहे हैं, बनाए हैं, यहां से मेल का स्पर्म गया होगा, गया होगा, गया होगा, और कैसा है यार, एक बार हमको पिक्चर दिखाना। ये फीमेल ओवेरी है, यहां से क्या गया? स्पर्म गया अंदर, गया। अब स्पर्म तो जाएगा बहुत सारा, लेकिन सिर्फ एक ही पहुंच पाता है, एक ही पहुंच पाता है, ठीक है? क्योंकि फीमेल के ओवेरी में कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो स्पर्म पे अटैक करते हैं। तो हम आपको उस दिन बता रहे थे ना कि आप लोग इकलौते हो जो रेस जीते हो, तो सारे मारे जाते हैं, सिर्फ एक ही पहुंच पाता है, ठीक है? और जो पहले पहुंचता है। अब जब ये गया, यहां पे जो होता है ना, एग निकलता है, यहां पे फीमेल का क्या होता है? ओवम और एग। ये भी एक रास्ते से इधर जाता है और ये एक बीच का रास्ता होता है। क्लियर है? ये स्पर्म जाता है, यहां पहुंचा, और ये वाला एग जो है यहां से यहां पहुंचा, इन लोग दोनों यहां मिला। यानी कि ये जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बता रहे हैं, ये कहां मिला? स्पर्म और एग का मुलाकात कहां हुआ? फैलोपियन ट्यूब में। तो जहां मिला उसी को क्या बोले? फैलोपियन ट्यूब में। यहां पे ये प्रोसेस क्या कहलाया? हाँ हाँ, ये प्रोसेस क्या कहलाया? हाँ, फर्टिलाइजेशन। अब यहां से ये जो बन गया सेल टाइप का, बेसिकली फर्टिलाइजेशन जब हुआ तो एक सेल फॉर्म किया छुटकू सा, ठीक है? लेकिन अभी सेल फुल्ली डेवलप नहीं है। ये सेल वापस आया और इस लोकेशन में ठहर गया, ठहर गया। क्लियर है? इसको बोला गया जाइगोट। क्लियर है? इसको क्या बोला गया? यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट। क्लियर है? अब ये तो एक सेल हो गया जिसका अब एक न्यूक्लियस डेवलप हो गया, ठीक है? अब यहां पे एक ह्यूमन बेबी आने को तैयार है, लेकिन इस बेबी को कोई अंदर में पकड़ने वाला कोई भी नहीं है। ये हिल डुल रहा है, ठीक है? हिल डुल रहा है। अब एक माँ जो है, जो भी माँ बनेगी, तो हमारी माएँ प्रेगनेंसी के दौरान भी काम करती हैं, कपड़ा धोना रहता है या कभी कहीं जाना रहता है, सीढ़ी से उतरना रहता है, फलाना ढमकाना, बहुत सारा काम है। और अगर किसी के माँ जो है कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो भाई देश के लिए भी प्रैक्टिस करना, या कोच है या पीटी टीचर है, तो करना रहता है भाई, काम तो करना रहता है, ठीक है? तो इस केस में अगर इसको कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये तो हिल डुल रहा है, और कहीं ज्यादा प्रेशर लग गया तो ये वापस निकल सकता है और बेबी खत्म, है ना? तब क्या करता है, भगवान ने ऐसा देन दिया है कि इससे, इसके न्यूक्लियस से एक तार मम्मी के वो जो नेवल होता है ना, उससे जुड़ जाता है, ताकि ये इसको सपोर्ट मिले, ये ज्यादा हिले डुले नहीं। क्योंकि आपको भी पता है कि आपका बॉडी का ग्रोथ, यानी कि हाइट, लेंथ, ये सब कब बढ़ता है? अभी बढ़ रहा होगा या रात में सो रहे हो तब बढ़ रहा होगा? यानी कि जब आप एकदम कंप्लीटली सोते हो तभी बढ़ता है ना। तो इस यानी कि जब सोते हो तो हिलते डुलते सोते हो क्या? यानी कि आपको रेस्टिंग पोजीशन चाहिए। तो ये बेबी कब डेवलप अच्छे से होगा? जब ये रेस्ट में रहेगा। तो एक सपोर्ट चाहिए ना, तो वो तार जिसको बोलते हैं कॉर्ड, कॉर्ड जुड़ जाता है। वो जब बच्चा पैदा होता है तो फिर काटता है ना कैंची से। हाँ, वो सब आगे डीप में बताएंगे, वो जब एकदम डीप में घुसेंगे ना। अभी हम बस आपको एक बेसिक टर्मिनोलॉजी समझा देना चाह रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन किसको बोल रहे हैं, स्पर्म किसको बोलते हैं, एग ओवम किसको बोल रहे हैं, जाइगोट क्या होता है, समझ में आ रहा है? एक हम ओवरव्यू आइडिया दे रहे हैं। अभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा ही नहीं रहे, आपको तो एसेक्सुअल आना है ना, तो बस वो चीज बता दे रहे। बात समझ में आ गया? हाँ, तो पहले क्या बना? फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर जाइगोट बना। जाइगोट से जैसी तार डेवलप हो जाता है और मां के नाभि से जुड़ जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं, उसी सेल को बोलते हैं एम्ब्रायो। अब समझ में आया क्या है? फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, एम्ब्रायो सब है एक ही चीज, लेकिन अलग अलग समय पे उसका अलग अलग नाम है, ठीक है? जैसे तुम 1 से 12 तक तो किए पढ़ा ही, लेकिन 1 में 1 क्लास बोलेंगे,
2 में 2 क्लास बोलेंगे, नाम अलग हो रहा है ना, तो बस वही चीज समझ में आया, है वही चीज, लेकिन वक्त के साथ उसका नाम बदल रहा है क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ रहा है। ठीक है, पहले इसके पास ये नहीं था, कॉर्ड नहीं था। क्लियर है? तो जायगोट, फर्टिलाइजेशन, फीमेल मेल स्पर्म, ये समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए, अब आपको हम यहाँ पे बेसिक ये वाला जो है छापना नहीं था, ये आपको समझाने के लिए सिर्फ बताए थे, बस टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा क्योंकि जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे फिर ये चीजें हम रिपीट नहीं करेंगे कि सर जायगोट क्या है, एम्ब्रायो क्या है, ये आपको पता चल जाना चाहिए ऑटोमेटिक। बात समझ में आ गया ना क्या है सब? चलिए, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसमें देता है, इसमें ये लिख लेना 5 या 3 नंबर का, बोर्ड में भी आएगा, डेफिनेटली आएगा। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाई डिफरेंस पूछेगा क्या क्या है। क्लियर है? नहीं दिख रहा है, जो जो चीज नहीं दिख रहा है, अब तुम खुद सोचो ना, जिसमें सिर्फ एक पेरेंट रिक्वायर्ड हो, यानी कि वो बहुत ही छोटा मोटा जानवर होगा, हम जैसा विशालकाय और दिमाग वाला तो नहीं हो सकता। अब बोल दोगे हाथी, तो कोई विश्वास कर पाएगा हाथी एक पेरेंट से हुआ है? हाँ, इतना बड़ा शरीर, भारी शरीर वाला आदमी। ठीक है, तो फाउंड इन सिंपल एंड लोअर ऑर्गेनिज्म, जो दिखे नहीं, जो मतलब एकदम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म 2 तरह का होता है ना, एक माइक्रो एक मैक्रो। हाँ, माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म और मैक्रो मतलब बड़ा ऑर्गेनिज्म। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही देखा जाएगा, और वो कॉम्प्लेक्स, जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स में, हमारा ब्रेन को कोई भी नहीं समझ पाया क्या पावर है, क्या कैपेसिटी है, अभी तक रिसर्च चल रहा है, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स एंड हायर एनिमल। अब जैसे हाथी हुआ, हाथी का हम आपको एक चीज बता दें, उसका मेमोरी पावर बहुत तगड़ा होता है, वो अगर आपको एक बार देख लिया ना, वो आपको 20 साल बाद तक याद रहता है। क्या ही कर लेगा, हम बताते क्या ही कर लेगा। जो उसको पाला है, हम बहुत सारा ऐसा जू वाला वीडियो देखे हैं, जो उसको पाला है और फिर वो एक जगह से दूसरे जगह चला गया, लेकिन 20 साल बाद भी उसको मिला ना, तो उसको जाके वो जो है ऐसे करके मतलब अपना प्यार जताया कि थैंक यू, तुम ही हमको पाला। उसको उन लोग को याद रहता है। हाँ, बोलता नहीं, अपना सुर से एक्सप्रेस करता है, समझे? चलिए, अच्छा, जो एसेक्सुअल होता है उसमें कितना पीरियड, टाइम पीरियड कितना रहता है, क्योंकि एक ही पेरेंट से हो रहा है। ठीक है, और जो सेवरल मंथ्स किसमें लगता है, सेक्सुअल में। ठीक है, सबसे ज्यादा, जैसे कि इंसान एक बच्चा पैदा करने में इंसान को कितना महीना लगता है, 9 महीना लगता है, 9 मंथ्स। जो टाइम, जितने देर तक बेबी जो है पेट में रहा, उसी को बोलते हैं जी स्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? जी स्टेशन, JESTATION, जी स्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा जी स्टेशन पीरियड पता है किसका? हाथी का, 24 मंथ। अब 24 मंथ मतलब कितना साल? 1 साल। कौन बोला 1 साल? 2 साल। कौन बोला 1 साल? दिमाग नहीं काम किया ना। देखो, देख लो, तुम देख लो कि कितना। अब हम क्या बोले, 12 महीना में कितना साल होता है, तो 24 महीना में कितना साल होगा? तो 24 मंथ्स मतलब कितना ईयर हुआ? 2 साल। यानी कि एक हाथी का बच्चा जो है कितने 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 साल पेट में रहता है? 2 साल। ठीक है, वो उसका मैक्सिमम जी स्टेशन पीरियड है कोई लैंड एनिमल का। ठीक है, व्हेल का उससे भी ज्यादा होता है। अब तुम लोग पता करके आना कितना, ये तुम लोग पे छोड़े हैं व्हेल का। चलिए, तो ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये आता है। फिर इसका फर्दर टाइप आता है, तो इसको पूरा को मिटा के फिर उसका टेबल हम बनाएंगे, क्योंकि वो लंबा है। ठीक है, इसीलिए जगह नहीं बचेगा, इसलिए उसको छोड़ना पड़ रहा है। क्लियर है? तो देखिए, बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, एक मतलब समझिएगा, फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, 2 चीज जुड़ करके एक बना, उसी को बोलते हैं फ्यूजन। और फ्यूजन का क्या मतलब होता है? डिवीजन। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? बाइनरी फ्यूजन, यानी कि क्या होगा? डिवाइड। और बाइनरी का क्या मतलब होता है? तो यूनिटरी का क्या मतलब होगा? 3। यूनिटरी का मतलब 1 होता है, बाइनरी का मतलब 2, और मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गिन नहीं सकते अल्टीमेट। अब दोनों में फर्क समझ में आ गया, यानी कि इस दोनों में क्या होगा? डिवीजन होगा। अब ये एक ऑर्गेनिज्म था जो इस तरीके का था, ये अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो 2 नया ऑर्गेनिज्म बन गया। इसी प्रोसेस को बोले बाइनरी फ्यूजन। एक बड़ा पेरेंट था, ये पेरेंट ही था, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितना पेरेंट चाहिए? ये खुद का पेरेंट था, खुद को 2 भागों में आधा आधा काट लिया और 2 बच्चा बन गया, और इसी को कहा गया बाइनरी फ्यूजन। क्लियर है? अब सेम इस केस में यही हो जाएगा, बस इसमें क्या हो जाएगा, मतलब तुम जितना जितना सोच लो। समझ में आया? समझ में आया केस? अब इसका एग्जांपल क्या आया भाई, किसमें होता है ये वाला बाइनरी फ्यूजन? अच्छा, एक चीज और हम आपको बताया नहीं, इसका जो डिवीजन का प्रोसेस है वो 3 तरीके का होता है। अब उसमें फर्दर उसका नाम बाइनरी फ्यूजन, डिवीजन इसी से कर रहे हैं ना, तो दोनों में तो क्या हो रहा है? डिवीजन ही हो रहा है। ठीक है, तो दोनों में तो डिवीजन ही हो रहा है ना, तो डिवीजन करने का तरीका होता है, या तो आप वर्टिकल काटो, या ऐसे काटो हॉरिजॉन्टली, या जैसे बनता है ऐसे काटो, वो भी होता है। तो फिर उसका अलग अलग नाम होने लगता है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल, आपका हॉरिजॉन्टल तो नहीं बोलते, लैटरल बाइनरी फ्यूजन, वर्टिकल बाइनरी फ्यूजन और टेंजेंशियल
बाइनरी फिजन। ये फर्दर 11 क्लास में जाकर के करना होगा। क्लियर है बात, समझ में आया? मतलब एक सेल, एक ये सेल था, ये डिवाइड कितने में हो गया? 2 डॉटर सेल में हो गया। सेल डिवीजन टाइप का कुछ याद आ रहा है? बस वही है बाइनरी फिजन। क्लियर है बात? क्लियर है बात? डन। मल्टीपल फिजन भी समझ में आ गया। अब ये किस में होता है भाई, इसका एग्जांपल लिखना होगा। तो ये होता है प्लाज्मोडियम में। किसमें? ये वही स्पेसीज है जो मलेरिया फैलाता है, और उसमें कैसा फिजन हो रहा है? मल्टीपल। तो जगह जगह फैल जाता है। बात समझ में आया? अब बात करते हैं हम लोग भाई बर्डिंग की। बर्डिंग कैसे होता है बताइए हमको। मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म था जो इस तरीके का था। क्लियर है? अब वो क्या करे, ये इस समय इसका प्रेजेंट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में इसके साथ क्या हुआ होगा? सेकंड केस में भी ये कैसा रह गया? सेम रह गया। तो बदलाव क्या हुआ? से एक लेयर को औरों के मुकाबले क्या कर दिया? उठा दिया। अब धीरे धीरे ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, ये एक ऐसे बन गया और वो वाला पार्ट ऐसे बन गया, और ये वाला पार्ट फर्दर 4th स्टेप में ये वाला पार्ट भी ऐसे 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 बन जाएगा, और ये वाला पेरेंट तो शुरू से था ही। स्विच कॉल्ड बर्डिंग, यानी कि वो उसी में से निकलेगा और धीरे धीरे बड़ा होगा, और जैसे ही मैच्योर हो जाएगा, वो अकेले जिंदगी जीने के काबिल हो जाएगा, वो उसको छोड़ देगा और अलग हो जाएगा। तो पेरेंट से वो अलग हो गया और फिर वो पेरेंट की तरह ही बन जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बर्डिंग। क्या कहलाया? बर्डिंग कहलाया। क्लियर है? वो वाला ईस्ट नहीं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है ना? वो ये बायो वाला ईस्ट और हाइड्रा, ठीक है। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन बहुत इजी है। फ्रेगमेंट किसको बोलते हैं हमको ये बताओ, वहीं से समझ जाना था। टुकड़ों में टूट जाना। अगर एक कांच टूट गया तो इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेगमेंट। उसका एक एक जो पार्टिकल, छोटा छोटा पार्टिकल है, उसको उठा के ठीक से रख दो, है ना? तो फ्रेगमेंट्स उसको बोलते हैं। यानी कि बेसिकली जो है, कह लो कि ये जो फ्रेगमेंटेशन है वो मल्टीपल फिजन का ही एक टाइप है, लेकिन इसमें जो है बस फर्क क्या रहता है कि काफी बारीक फ्रेगमेंटेशन होता है, काफी बारीक फ्रेगमेंटेशन होता है। क्लियर है? और इसका जो फ्रेगमेंटेशन होगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे फ्रेगमेंटेशन होगा, कहां से कटा, मतलब आपको दिखेगा ही नहीं, इतना बारीक मतलब वो होता है। आप ये तो हम बहुत फिर भी बड़ा बना के दिखाएं, मतलब इतना इतना का गैप होता है। दिख रहा है पहला और दूसरा में कोई गैप नहीं दिख रहा है ना, तो उस तरह का बारीक डिवीजन होता है, उसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब जैसे किस में होगा तो हम बताते हैं स्पाइरो गायरा, इसी को बोलते हैं ग्रीन एल्गी। अब ग्रीन एल्गी कुछ यहाँ है कुछ वहां है, फर्दर डिवीजन किया तो पता चल पाता है। देखो कभी एल्गी, ग्रीन एल्गी, तो पता चल पाता, लगता है ना कि दोनों तो जुड़ा ही हुआ है, एक ही साथ है, लेकिन पता चल पाता है, बट वो फ्रेगमेंट्स में रहता है। वो देखना धीरे धीरे ऐसे करके वो छितरा के बढ़ता है आगे, और सब तरफ फिर अपना कब्जा करने लगता है। समझ में आया? समझ में आया? तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ? ग्रीन एल्गी का है। चलिए अब एक है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है बताइए। मान लीजिए कुछ भी ऐसे था, इसके अंदर से ऐसे समझ लीजिए कि भैया मशरूम निकला हुआ होगा, तो ये पहला स्टेप था कि मशरूम हो गया। स्पोर का मतलब होता है भैया होल। क्या होता है? होल। जैसे ये जो मेरा ये जहाँ से हेयर्स निकले हैं, वो कोई ना कोई तो स्पोर से ही निकले होंगे ना, तो उसी को बोलते हैं स्पोर। तो समझ गया ना स्पोर क्या है? तो पहले ये ऐसा हुआ होगा मशरूम, अब उसके बाद इसी में से ना इस पर डॉट 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 या ऐसे करके ऐसे 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 पोर्स बन रहे होंगे, और यही पोर्स फिर सेपरेट हो जाएंगे और फिर से एक न्यू मशरूम, और ये प्रोसेस फर्दर और फर्दर रिपीट होता रहेगा। उसी को बोलेंगे स्पोर फॉर्मेशन। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? ब्रेड मोल्ड, यानी कि राइजोपस फंगस। जो ब्रेड पे जो फंगस लगता है, ब्रेड मंगाए हो वो वही सैंडविच बनाने वाला ब्रेड, तो कभी उस पर फंगस लगते देखे हो? मान लो बहुत दिन तक नहीं खाया तो, या हवा लग गया तो, हाँ वाइट वाइट का। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि टिफिन जो था उसमें थोड़ा सा टिफिन पूरा नहीं खा पाए, टिफिन जो है आधा ही खा के और घर आ गए, और टिफिन भी धोने के लिए निकाल के नहीं दी, और अगला 3-4 दिन छुट्टी था, उसका चौथा दिन बाद वो टिफिन निकला, तो अंदर क्या लगा था? वाइट 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 सा हो जाता है। वही होता है ये स्पोर फॉर्मेशन। वही क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन। हाँ हाँ, आप बताइए
इसी में एक और पार्ट आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या आता है बताइए? क्या होता है बेसिकली, अगर इस छिपकली का पूंछ यहाँ से कट के अलग हो गया तो वापस से उसका पूंछ जो है कुछ दिन बाद क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रीजनरेशन समझ में आया ना क्या हुआ? कि आपका जो अगर सेल डिवाइड भी हो गया है तो वापस से सेल आपका स्टार्ट हो सकता है। और इसमें बेसिकली हम बोलेंगे कि जो है इसमें जो है फ्यूजन हो जाता है। क्या होता है? फ्यूजन, ना कि फ्यूजन। क्या होता है? फ्यूजन होता है। रीजनरेशन का मतलब क्या है? वापस से जनरेट हो जाएगा, वही मतलब है। छिपकली एग्जाम्पल में लिख देना, छिपकली तो नहीं लिखना, इसका नाम है लिजर्ड विजर्ड नहीं लिखना है, प्लेमोनेरिया लिखना है। क्या लिखना है? यही पार्ट छोड़े थे ना, ये दो तरह का होता है, खींच के इसको यहां लेते हैं। एक होगा नेचुरल और एक होगा आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होगा भैया? रूट से हो जाएगा, स्टेम से होगा और एक लीफ से होगा। ठीक है। अब जो रहा आपका इसमें आर्टिफिशियल, तो उसमें क्या क्या आता है देखिएगा। पहला आ रहा है कटिंग, दूसरा क्या आ जाएगा? ग्राफ्टिंग, तीसरा आ जाएगा लेयरिंग, और एक क्या है भाई? एक है नॉर्मल टिश्यू कल्चर। क्लियर है? ये आप किसी प्लांट को जड़ से उखाड़ करके दूसरी जगह लगा दीजिएगा तो आप देखें कि वो उग जाता है, तो ये नेचुरल प्रोसेस है। रोज का अगर बीच से स्टेम काट करके आप उसको दूसरे उसमें लगा दीजिएगा, वो फिर उग जाएगा, तो ये प्रोसेस हुआ स्टेम वाला। और कुछ कुछ प्लांट्स का तो लीफ ही लगा दीजिएगा तो हो जाएगा। जैसे वो क्या हुआ, जैसे केला का पत्ता। केला का पत्ता ऑलमोस्ट एक प्लांट की तरह ही होता है, उसका लीफ देखो ना कितना बड़ा होता है। तो उसको अगर तुम लगा दिए ना, उसका लीफ ही तोड़ के, तो वापस उस जगह पे क्या उग जाएगा? केला का पत्ता उग जाएगा। तो इसी को बोले नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये नेचुरली होगा। हाँ चलिए, समझ में आया? नेचुरल वाला में तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है। स्टेम वाला में आपको लिख देना है रोज, इधर हो जाएगा बनाना, केला का पत्ता। और ये वाला रूट में क्या होगा? रूट में आपको नहीं पता है रूट कौन किसका, इसका रूट से लगता है। आम का पत्ता लगा देना यार, मतलब पेड़ लगा देना, पता नहीं, आम का पेड़ लगा देना यार, सिंपल है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते हैं। देखिए देखिए कटिंग में क्या होता है। ये एक पेड़ था मेन वाला, और अरे इसका टहनी था। इसका क्या था? टहनी था। इस टहनी को हम यहां से काट के वापस से इस टहनी को ऐसे लगा देंगे तो ये फर्दर जाके इसकी तरह बन जाएगा। तो इस प्रोसेस से जो आप एक नया पेड़ बना दिए, बस उसका एक टहनी काट के मेरा पुराना भी बचा रह गया और एक नया भी मिल गया, इस प्रोसेस को बोले कटिंग। अब जो है भाई ग्राफ्टिंग किसको बोलते हैं हम बता रहे हैं, सुनिए ग्राफ्टिंग किसको। दो अलग अलग पेड़ था, प्लांट 1 प्लांट 2, इन दोनों को यहां से काटा गया और दोनों को जोड़ के और इन्हीं दोनों का पत्तियों से ऐसे ऐसे लपेट दिया गया ना, तो एक कोई पेड़ वहीं से जन्म गया। अब वो दोनों में से कोई भी एक पेड़ होगा जन्म गया। ये टेक्निक नहीं, ऐसे उस दोनों को जोड़ के पट्टी लपेट दिए और उसका जेवलिन थ्रो करना उसको, तो वो उग जाएगा हवा में। नहीं, लेयरिंग में क्या होता है हम बता रहे हैं। लेयरिंग में ऐसे ये पेड़ है, ये ऐसे ऐसे करके पेड़ है, इसका जो एक टहनी निकला होगा ना, इसको लेके मोड़ देंगे और इसको जमीन के अंदर गाड़ देंगे। हाँ, ये टहनी को, जो लचीला टहनी होगा, इसको जमीन के अंदर गाड़ देंगे और तो टूटेगा वैसा ही होगा। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ लचीले प्लांट्स में ही होगा। तो फिर इसको जो इसके टहनी को जो जमीन के नीचे गाड़ दिया ना, तो यहां से एक नया इसकी तरफ प्लांट निकलने लगेगा। इसको बोलते हैं लेयरिंग। इसको क्या बोलते हैं? लेयरिंग। बोलिए, पागल ये सवाल पूछता है। ए चलो ध्यान दो, इधर 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 ध्यान दो। टिश्यू कल्चर वो तो आ रहा है ना, वो ध्यान दो। टिश्यू कल्चर क्या होता है देखो। एक पेड़ का लीफ को बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल्स में हम लोग जो है तोड़ देंगे। तोड़ दिए उसको एक स्लैब के अंदर, एक ग्लास का स्लैब के अंदर इस छोटे छोटे टुकड़ों को ऐसे ऐसे बिखेर के रख देंगे। क्लियर है? क्लियर है? बिखेर के रख दिए। अब इस स्लैब के अंदर जो कि क्लोज है, इसको पूरा वैसा मीडियम देंगे, जो एक प्लांट को ग्रोथ के लिए जरूरत होता है। ऑक्सीजन देंगे, पानी देंगे, थोड़ा सा सनलाइट देंगे, क्लियर, और थोड़ा सा सॉइल भी देंगे। अब हम इस पत्ते को, इसका जो पत्ता का जो नीचे वाला टहनी होता है, उसको काट काट के इसमें छोड़ दिए थे। ठीक है। कुछ दिन बाद देखेंगे ना, तो इसी स्लैब में इस तरीके का पौधा उगा हुआ हमको दिखेगा। इसी प्रोसेस को बोला जाता है टिश्यू कल्चर। क्लियर है? क्लियर है? टिश्यू कल्चर को डेवलप किए थे कौन? एक नंबर में हो सकता है साइंटिस्ट का नाम पूछ दे, हैबरलैंड। क्लियर है? हैबरलैंड। पहले प्लांट का पढ़ेंगे, फिर
ह्यूमन बींग का पढ़े। क्लियर है? तो प्लांट का निपटा देते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आज निपटा देंगे। क्लियर है? प्लांट्स का देखिएगा, प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है बताइए। जैसे इंसानों का रिप्रोडक्टिव पार्ट सेक्स ऑर्गन है ना, मेल का अलग है फीमेल का अलग है, वैसे प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट किसको बोलते हैं? रूट होगा, स्टीम होगा, लीफ होगा, झाड़ी होगा, क्या होगा? हाँ, फ्लावर। यानी कि प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है? फ्लावर है। क्या है? फ्लावर। यानी कि हम कह सकते हैं फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। क्लियर है बात? यानी कि अब इसको हम सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज फ्लावर, या फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। क्लियर है बात? चल, अब फ्लावर क्या होता है, कितने तरीके का होता है, या पार्ट्स ऑफ। अब हम यहाँ पे इससे पहले पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर, क्योंकि भैया रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये तो हमको पता चल गया है। यानी कि अगर एक नए प्लांट को जन्म लेना हो उसी तरीके का सिमिलर, तो कहाँ से जन्म ले सकता है? फ्लावर से। बात क्लियर है? क्योंकि वही उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो अब उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट का हर एक पार्ट समझना जरूरी है। क्लियर है? क्लियर है? तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर, या पार्ट्स ऑफ फ्लावर को पहले देखिए। टाइप्स ऑफ फ्लावर, कितने तरह के फ्लावर होते हैं, ठीक है? अब अलग अलग जाति, जैस्मिन, रोज, ये सब मत गिनवा देना, सनफ्लावर वो सब दूसरा चीज हो गया। वो मतलब कि अलग अलग तरह का फूल, लेकिन है तो सब फूल ही ना, तो मतलब सबको कॉमन मान रहे हैं फूल। तो फूल बेसिकली बायो के हिसाब से, मतलब रिप्रोडक्शन के हिसाब से दो ही तरीके के होते हैं। एक होते हैं मेल फ्लावर और एक होता है, क्लियर है? क्लियर है बात? चलो, जो मेल फ्लावर होता है उसको बोला गया है एंड्रोसियम। क्या बोला गया है? ये आपके साइड टर्म में ना हो, लेकिन हम बता दे रहे हैं तो इसको स्किप मार दीजिएगा, बस समझ जाइए। और जो फीमेल फ्लावर है उसको बोला गया है गायनो। क्लियर है? क्लियर है? यानी कि जो मेल फ्लावर है उसको क्या बोला गया साइंस के टर्म में? देखिए, ये तो हम समझाने के लिए लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है बायो के हिसाब से, लेकिन कहना यही चाहता है। पॉइंट समझ रहे हैं ना? हाँ, तो टाइप्स ऑफ फ्लावर में एक मेल फ्लावर होता है, एक फीमेल फ्लावर होता है। उसको टेक्निकली यही कहते हैं और इसको टेक्निकली ये कहते हैं। क्लियर है बात? अब एंड्रोसियम का जो यूनिट है, ये तो मेल फ्लावर हो गया, तो इसका कोई इंपॉर्टेंट पार्ट होगा जो डिसाइड करता है कि ये मेल है या फीमेल है। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा जो डिसाइड कर रहा है, यानी कि मेल फ्लावर का मेन पार्ट जो हो जाएगा उसको बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं? स्टेमन। क्लियर है? क्लियर है? अब जो गायनोसियम है इसका मेन यूनिट हो जाएगा कार्पेल, या इसी को बोलते हैं पिस्टल। क्लियर है? अब आपको मेन क्या याद रखना है? स्टेमन याद आती है, मेल फ्लावर है। ये भले हो सकता है आपका नाम ना दिया हो बुक में, तो इसको स्किप करके चलना है, ठीक है? मेरा काम है प्रॉपर समझाना, हम समझा दे रहे हैं, ठीक है? आपको स्टेमन बोले तो आपको बस ये समझ जाना है मेल फ्लावर है। कार्पल या पिस्टल का बात बोले तो समझ जाना है। क्लियर है? बात समझ में आई? स्टेमन के अंदर दो चीज रहता है, एक होता है एंथर, बताएंगे। एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। देखिए है दोनों वहां पे बना हुआ है, एंथर और फिलामेंट। एंथर आपका ये वाला पार्ट हो गया, और एंथर जिससे जुड़ा हुआ है उसी को बोलते हैं फिलामेंट। क्लियर बात है? और एंथर अपने अंदर रखता है पॉलन ग्रेन्स, यानी एंथर से क्या रिलीज होगा? क्लियर है बात? यानी कि मेल फ्लावर जो कि स्टेमन है, स्टेमन दो पार्टों में बटा हुआ है, एंथर और फिलामेंट। और एंथर के अंदर क्या रहता है? पॉलन। जो कंटेंट है वो देख लो, इधर ध्यान से सुनो, फिर कॉपी किताब निकालना। टाइप्स ऑफ फ्लावर दो तरह के होते हैं, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर तो बोलते हैं, लेकिन साइंस के टर्म में एंड्रोसियम कहते हैं। ये बुक में नहीं मेंशन है, जरूरी नहीं है उतना याद करना। मेल फ्लावर का जो मेन पार्ट होता है, यानी कि मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो स्टेमन होता है। स्टेमन दो तरीकों से बना हुआ है, मतलब दो पार्ट में बटा हुआ है। एक को एंथर बोलते हैं, एक फिलामेंट। एंथर के अंदर क्या पाया जाता है? पॉलन ग्रेन्स। क्लियर है? क्लियर है? अब फीमेल बता रहे हैं। फीमेल का तो आपको बताया गायनोसियम नाम देते हैं, फीमेल फ्लावर को ही गायनोसियम बोला जाता है। उसका यूनिट यानी कि मतलब मेन सेक्स ऑर्गन क्या होगा? कार्पेल या पिस्टल। ये तीन पार्टों में बटा हुआ है, मतलब इसका तीन चीज होता है। क्या क्या है? स्टाइल, अब एक चीज यहां से डाउट क्लियर कर लीजिएगा, बहुत लोग ओवेरी और ओव्यूल में कंफ्यूज होता है। ओवेरी के अंदर ही ओव्यूल पाया जाता है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? जैसे इधर हम डायग्राम जो दे दिए ना, ये थोड़ा सा हमसे ये हो गया
ओवेरी ये बाहर वाला पार्ट हुआ, क्लियर है, और ये वाला जो पार्ट हुआ अंदर का, इसी को क्या बोलेंगे, यानी कि ये इसी के अंडर में है। बात समझ में आई? तो ओवेरी और ओव्यूल में कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्लियर है, डन है। ओवेरी के अंदर ओव्यूल पाया जा रहा है, जैसे एंथर के अंदर, क्लियर बात। और स्टाइल और स्टिग्मा, अच्छा, इन तीनों को ही मिला के बोला जाता है कार्पेल या पिस्टल, क्लियर क्लियर। यानी कि मेल फ्लावर का जो स्टेमेन है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है और फीमेल फ्लावर का 3 पार्ट है, और तीनों को अगर एक साथ बोलना है तो तुम या तो इधर तो 3 है तो इधर कार्पेल बोल लो या तो पिस्टल बोल लो, और इधर अगर एक बार में बोलना है, इतना जिक्र नहीं करना है तो स्टेमेन, क्लियर है, बात क्लियर है अभी तक फ्लावर में पूरा डन। चल देखिए, अब अगर हम बात करें कि एक ऐसे पेड़ है, पेड़ भी बनवाना पड़ेगा, समझिएगा, हाँ कंसेप्ट समझिएगा कि एक प्लांट में, कितना प्लांट बनाया हम, एक ही प्लांट बनाया, एक प्लांट में मेल एंड फीमेल फ्लावर ये भी हो सकता है, और मेल या सिर्फ फीमेल फ्लावर हो सकता है। मतलब कि एक ही प्लांट में ये मेल और ये फीमेल हो सकता है, या फिर दोनों मेल मेल हो सकता है, या फिर दोनों, तीनों पॉसिबिलिटी। अगर एक प्लांट में मेल प्लस फीमेल दोनों पाया जा रहा है उस तरह का फ्लावर, तो उस तरह के प्लांट को बोलते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट, क्लियर है बात। अगर एक प्लांट में या तो सिर्फ मेल है या ऑब्लिक फीमेल एक ही तरह का ही कोई पाया जा रहा है, तो उसको बोलेंगे, क्लियर है बात। इस या कोई कंफ्यूजन, बहुत सिंपल सा चीज है कि अगर भैया दोनों पाया जा रहा है तो बाइसेक्सुअल बोलेंगे, बाय मतलब दोनों पाया जा रहा है, बस ऐसे याद रखना, और यूनी मतलब कोई एक हो, या तो फीमेल होगा तो दोनों फ्लावर क्या होगा, फीमेल, और अगर एक मेल पता चल गया तो दूसरा भी पूछ देगा तो मेल है, क्योंकि आप यूनिसेक्सुअल बोल दिए। हाँ, लेकिन अगर बोल देगा कि इधर मेल है और ये प्लांट बाइसेक्सुअल है तो दूसरा, क्लैरिटी। लीजिए मैम, पॉलिनेशन किसको बोलते हैं बताइए, अब ध्यान से दिखिएगा, ठीक है। इधर हम एक रफ वर्क कर रहे हैं, लिखना नहीं है। आपका स्टेमेन में क्या क्या पाया जा रहा था जी, एंथर पाया जा रहा था ना, और एंथर के अंदर पॉलन, और कार्पेल में ओवेरी, स्टाइल एंड, क्लियर है, यही पाया जा रहा था। अब समझिएगा, आम भाषा में हम क्या आपको समझाने जा रहे हैं, जब पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होके इन तीनों में से सिर्फ इसमें घुसे, यानी कि स्टिग्मा में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी कि इसके पास तो सिर्फ एक ही है पॉलन ग्रेन्स, और इसके पास 3 था, तो ये तीनों में से किस में जाके मिले पहले, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ मैच्योर पॉलन ग्रेन्स। अब इसको डेफिनेशन देखिए हम कैसे बनाएंगे, ट्रांसफर ऑफ मैच्योर, जो मैच्योर हो जाएगा वही निकलेगा, मैच्योर पॉलन ग्रेन्स कहां से निकलता है, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर या ऑफ द कार्पेल ऑफ द फ्लावर, और बढ़िया बनाने के लिए इज कॉल्ड, समझ में आया डेफिनेशन कैसे बनता है, इंग्लिश मजबूत हो तो सब बन जाता है। हमको याद करने के लिए क्या चाहिए था, जब पॉलन ग्रेन्स किसमें घुस जाए, स्टिग्मा में, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन, बस सिंपल भाषा में। और हम इसको याद करने के लिए अपना कॉपी में कैसे चार्ट बनाएंगे, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में चला गया, इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन, क्लियर है। अब हम इसी से फर्टिलाइजेशन कैसे याद करेंगे, जब पॉलन ग्रेन्स, सॉरी पॉलन ग्रेन्स जो है जा करके ओवेरी के अंदर गया, ओवेरी के अंदर क्या पाया जाता है बताए थे, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर एग सेल, यानी कि इसका जब एंट्री इसमें होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, हम ऐसे नोट्स बनाएंगे ताकि हम डेफिनेशन, अगर मेरा इंग्लिश मजबूत है हम खुद से लिख सकें। अब इसमें वही लिखना है, द ट्रांसफर ऑफ मैच्योर पॉलन ग्रेन्स रिलीज फ्रॉम एंथर enters into the carpel of the flower, then it will go towards the ovary, then into ovule, and finally reach and fuse with egg cell of the plant. This process is called fertilization. और हम याद करने के लिए कि वो भूले नहीं, वो ये लंबे समय तक हमको कितना वर्ड याद रखना है, ये दैट्स इट। अब हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि ओवेरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एग सेल, इसीलिए आपको हम पार्ट बाय पार्ट में पढ़ाते हैं ताकि आपका वो छपता जाए। हिल जाएगा। आपको हम पहले ही बताए थे कि एक ऐसा भी प्लांट है जहाँ पे मेल और फीमेल फ्लावर दोनों हो सकता है, और एक ऐसा भी प्लांट है
जिसमें सिर्फ एक ही तरह का पाया जाएगा, इधर मेल और इधर फीमेल। तो सेल्फ पॉलिनेशन उसमें होगा, यानी कि किस तरह के प्लांट में होगा, बाइसेक्सुअल में होगा। किस में होगा, अब यानी कि ये उसी प्लांट में होगा जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों पाएगा। मान लीजिए एक फ्लावर था, यहाँ पे ये मेल फ्लावर है और ठीक है, और यहीं पे जो है भैया फीमेल फ्लावर भी है, ठीक है। अब ये मेल फ्लावर का जो एंथर है वो मैच्योर होकर पॉलन ग्रेन्स इसमें ट्रांसफर हो गया, सेम प्लांट का ही फ्लावर पे, तो ये कहलाया सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर है बात, क्लियर है बात, डन। चल अब क्रॉस पॉलिनेशन किस में होगा, मान लीजिए अब इसके लिए तो दो प्लांट जरूरी है, यानी कि यूनिसेक्सुअल, यानी कि ये भी आपका मेल होगा और इधर वाला प्लांट जो है क्या होगा, फीमेल प्लांट होगा, और इसका अपना फ्लावर होगा और इसका अपना फ्लावर होगा। समझ में आ रहा है, और इसके तरफ और भी फ्लावर हो सकता है, लेकिन सारा क्या होगा, मेल, और इसमें भी और हो सकता है, सारा क्या होगा, फीमेल। जब इसका एंथर इसमें आ गया और जब दोनों प्लांट अलग अलग हो गया, तब इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है बात, क्लियर है। सेल्फ पॉलिनेशन में कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल, यानी कि स्टेमन और स्टिग्मा देख रहे होंगे, दोनों पाया जाता है। कभी कभी दो फ्लावर जरूरत भी नहीं होता है, एक ही फ्लावर पे भी ये काम हो सकता है, यानी कि इधर से इसका एंथर था और इधर इसका स्टिग्मा था, यही एंथर झड़ के इसमें भी गिर गया, तो भी ये क्या कहलाएगा, सेल्फ। यानी कि अगर वो प्लांट खुद में ही रह जा रहा है ना, और खुद से एक प्लांट बन सकता है ना नया, तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर वो सेम फ्लावर में हो रहा हो या अपना ही प्लांट का कोई और दूसरा या तीसरा फ्लावर में ही गिर रहा हो, लेकिन प्लांट सेम रहना चाहिए, तब उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस में आपको दो चाहिए होगा। जनरली एक फ्लावर जो होता है वो मेल भी होता है, फीमेल भी होता है, आप उसको बोल नहीं सकते हो कि मेल और फीमेल, जनरली बता रहे हैं 90%, और 10% के केसेस में सिर्फ मेल पाया जाता है या सिर्फ फीमेल पाया जाता है। बात समझ में आई। तो जितना भी नॉर्मल फ्लावर है उसमें आपको क्या, वो जो फ्लावर होगा उसको क्या बोलेगा, मेल की फीमेल, दोनों होगा, यानी कि वो खुद से पॉलिनेट हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। अब आप देख रहे होंगे, अब सेल्फ पॉलिनेशन तो बहुत ईजी है, पॉलिनेशन होने का बहुत सारा कैरियर है, हवा से हो सकता है, पानी से हो सकता है, इंसेक्ट से हो सकता है, हाथी से हो सकता है। जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा जो फूल है 15 kg का वॉल्फिया, ठीक है, उसको कोई इंसेक्ट उठा के इधर से उधर नहीं ले जाएगा, ठीक है, तो उसको कौन ले जाता है, हाथी। हाथी से पॉलिनेशन होता है। कुछ पॉलिनेशन बैट से होता है, चिरोप्टोलॉजी जिसको बोलते हैं, ठीक है। या तो एक ही फ्लावर में सब हो जा रहा हो खुद से ही, तो वो भी सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर उसी प्लांट का यहाँ से अगर सेम, अच्छा ये वाला, इसी प्लांट का यहाँ से सेम भी गिर जाएगा अगर एक ही फ्लावर पे, तो भी सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस के लिए दो प्लांट चाहिए, आपको पता है, यानी कि ये क्रॉस में क्या रहेगा, यूनिसेक्सुअल प्लस यूनिसेक्सुअल, तब ना होगा दो ठो, और दोनों अलग अलग होना चाहिए, नहीं कि मेल में मेल ही हो गया, क्या एंथर उसके पास पहले से एंथर उसको दे दिया, अलग अलग यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। समझ में आया, क्लियर है, डन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब ये पॉलिनेशन कैसे होता है, देखिए जिसमें खुद में है तो यहाँ पे स्टिग्मा, अब फर्क समझिए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी बता दिए। अब इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये होता है एंथर, क्या होता है, एंथर, इसी के अंदर होता है पॉलन ग्रेन्स, और जब ये पॉलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाता है ना, तो ये वाला जो होता है ना, ये वाला पार्ट जिसको फिलामेंट बोल रहे हैं, ये काफी लचीला हो जाता है, ये नाचते रहता है, ठीक है। ताकि वो नाचता है तो वो जो ऊपर में जो है एंथर और उसके अंदर पॉलन ग्रेन, वो झड़ेगा ना, ज्यादा हिलेगा डुलेगा तो वो झड़ता है। अब हवा तो चलते रहता है भैया, नॉर्मली बारिश भी होता है, तो हो सकता है हवा के कारण इसी में गिर जाए, पॉलिनेशन हो गया, इसको बोले सेल्फ पॉलिनेशन। अब स्टिग्मा का क्या काम है, एंथर को कैरी करने के लिए, कैच करने के लिए हमेशा फैलाया बैठा हुआ है, ये दे दे भैया भीख में, क्लियर है। तो देख रहे हो इसी सेफ का है, स्टिग्मा बस उसको कैच करने के लिए बैठा हुआ है, किसको, क्लियर है बात, इतना तक बात समझ में आई, इतना तक बात समझ में आई। अब मान लो, चलो ये तो सेम फ्लावर में ही मेल और फीमेल दोनों है तो हो गया, इस समय कैसे होता होगा, अब प्लांट हम इतना बोर्ड पे इतना सामने बनाया, इतना में थोड़ी होता होगा, एक प्लांट यहाँ होगा दूसरा प्लांट वहां होगा, तब कैसे हो रहा है भाई, भंवरा देखे हो ना, आता है फूल में लगता है, मधुमक्खी वगैरह देखे हो ना, वो लगता है, उससे पॉलन, उन लोगों को पॉलन ग्रेन बहुत पसंद होता है, और उन लोग अट्रैक्ट किससे होता है, वैसा इंसेक्ट ये पेटल्स से, पेटल्स जो होता है लाल कलरफुल जो होता है, उसको देख के अट्रैक्ट होता है, उससे जाता है, उससे अपना थोड़ा बहुत खाना निकालता है, और वो जाता है और फिर दूसरे पेड़ पे बैठता है, चला गया कि नहीं चला गया, खींचने के चक्कर में थोड़ा सा तो गिरता भी है ना, चला गया कि नहीं चला गया, हुआ कि नहीं हुआ पॉलिनेशन। तो इंसेक्ट भी कराता है, इसी तरीके से बैट्स भी कराता है, इसी तरीके से बर्ड्स भी कराता है, बड़े बड़े फ्लावर जो भारी भरकम होते हैं उनमें हाथी कराता है, पानी से भी होता है, पानी का छींटा कहीं ना कहीं तो लेके जाता होगा उनको, पॉलन ग्रेन्स को अपने साथ, ये नेचर है, इसको आप देख नहीं, ये कुदरत में, यार पत्थर में हम घास उगते देख लिए, आदमी मार्बल लगा दिया उसको साइड से घास निकल के आ रहा है, ऐसा भी होता है। फ्रूट किसको बोलते हैं,
किसको बोलते हैं फ्रूट? ओवेरी से ही फ्रूट निकलता है, और वही मतलब पका हुआ ओवेरी ही क्या है? फ्रूट है। बात समझ में आई? बता रहे हैं, आगे हम सब बताते जा रहे हैं, सुनिए। ओवेरी ही हमारा क्या है? फ्रूट। अब ये लड़की क्या बोली? ओवेरी के अंदर क्या होता है? यही ओव्यूल आगे जाके बदलता है सीड में। फ्रूट के अंदर सीड पाया जाता है। समझ में आ रही है बातें? क्लियर हुई? ओव्यूल से सीड तो हमारा बन गया था। अब उसी सीड के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं, ये जरूर सवाल आता है। सीड कुछ इस तरह का दिखता है, जो फूला पार्ट होता है सीड्स का उसको क्या बोलते हैं? कॉटिलेडन। ये क्या करता है? फूड स्टोर। क्या करता है? फूड स्टोर। यानी कि कॉटिलेडन्स क्या करेगा? फूड स्टोर। बात समझ में आया? ये भी कॉटिलेडन्स है और ये भी कॉटिलेडन्स है, ये भी कॉटिलेडन्स है और ये भी कॉटिलेडन्स है। इसमें जो क्रॉस बनाया है जीसस क्राइस्ट नहीं लटके हैं वही है ना भाई? ठीक है, तो ये है प्लूमेले और रेडिकले। उसके अलावा जो भी दिख रहा है फूला फूला वो क्या है? कॉटिलेडन्स है। यहाँ भी फूड स्टोर है और यहाँ भी फूड स्टोर है, प्लस वाटर भी। अब ऊपर वाला जो इसको बोलते हैं, ऊपर वाला जो ऐसे रहेगा, जहाँ जीसस क्राइस्ट का सिर रहेगा उसको प्लूमेले बोलते हैं, जहाँ पैर रहेगा उसको रेडिकले बोलते हैं। रेडिकले बेसिकली क्या होता है? फ्यूचर रूट्स, और ये होता है फ्यूचर शूट्स। समझ में आया? यानी कि एक बीज के अंदर क्या रहता है, आपको समझ में आया? समझ में आ गया? वहां उनका हाथ है। हाँ, मेरा जो है स्पर्म बन चुका है। अब यहाँ इस पॉइंट पे स्पर्म बनने के बाद, सॉरी वर्ड समझिएगा, यहाँ पे सीमेन बना है। क्या बना है? सीमेन। स्पर्म अभी नहीं कहलाएगा, ठीक है? सीमेन। सीमेन और स्पर्म में शायद लास्ट क्लास में आपको हम बताए थे फर्क। बताए थे कि नहीं बताए थे? नहीं बताए थे। सीमेन जो होता है वो काफी थिक होगा, वो मूवेबल नहीं होगा, वो आगे बढ़ने की वो उतना अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा। तो जो उस तरह का थिक मटेरियल होगा उसी को हम लोग बोलेंगे सीमेन। और जो पानी की तरह हो जाएगा, जो अच्छे से मूव कर पाएगा, उसके कंपैरिजन में वहां से उसको बोलेंगे स्पर्म। क्लियर है? तो जो ये हमारा ये सीमेन प्रोड्यूस कर रहा है, अब सीमेन को तुम देखो, सीमेन तो नीचे है, नीचे से ऊपर इसको जाना है इस रास्ते से जाना है ना, यानी कि इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना। और एक तो साला क्या बोलते हैं कि ये इतना थिक है, जेली टाइप का, पानी रहता तो एक बार को खींच भी लेता। हाँ, तो लेकिन ये किस तरीके से खिंचाएगा? क्योंकि ये तो इसको तो चलने में ऐसी दिक्कत है ना, इमूवेबल है। ठीक है, क्लियर है? अब एक बटर को मूव करना और एक पानी को मूव करने की जगह से दूसरा, बटर तो ऐसे चिपचिपा रहेगा, तो कैसे आगे बढ़ पाएगा? तो दिक्कत है। तो क्या होता है कि यहां से जो ये जो नस है, जहां से ये सीमेन जो है ऊपर की ओर जाएगा यहाँ पे, तो ये जो पाइप है जो इसको ऊपर ले आता है खींच खींच के प्रेशर के वजह से, उसी को बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वास्ट डिफरेंस। देखो आप लोगों को जो लिखाए थे उसमें कहीं मेंशन है वास्ट डिफरेंस? समझ में आया? वास्ट डिफरेंस का क्या काम है? यही वो रास्ता है जो स्पर्म को ले जाता है, सीमेन को ले जाता है ऊपर की ओर। अब ये कैसे ले जाएगा? हाँ, उतने बड़े सीमेन को या ज्यादा सीमेन को तो नहीं ले जा सकते, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि थिक भी और ग्रेविटी भी अगेंस्ट में काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई कि थोड़ा थोड़ा ले जाएंगे और थोड़ा थोड़ा ले जाके वहां जमा करते रहेंगे। कैसे? चूहा जब अपना बिल में ले जाके खाना जमा करता है तो थोड़ा थोड़ा ले जाता है। ये नहीं कि एक बार में पूरा मुंह बोला भर के ले गए बिल, नहीं, तो थोड़ा थोड़ा दाना चुनता है और ले के एक समय पूरा, समझ रहे हो ना? तो वैसे करके धीरे धीरे जाएगा और जो है स्पर्म ऊपर भर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो मेरे पास एक्स्ट्रा सिस्टम आया है। एक है मेरा प्रोस्टेट ग्लैंड और दूसरा है सेमिनल वेसिकल। ठीक है, अब ये दोनों क्या करता है वो बताइए। देखिए, सेमिनल वेसिकल जो है ये एनर्जी देता है उस सीमेन को। एनर्जी में क्या देगा? फ्रक्टोज देगा। क्या देगा? फ्रक्टोज। एक फ्रूट का शुगर, जो शुगर आपको फ्रूट खाने से मिलता है उसको फ्रक्टोज बोलते हैं। जो शुगर आपको अनाज खाने से मिलेगा, जो कार्बोहाइड्रेट आपको अनाज खाने से मिलेगा उसको माल्ट शुगर बोलेंगे, माल्टोज। क्लियर है? क्लियर है ना? जो ग्लूकोज एकदम चीनी उनी खाने से मिलेगा उसको बोलते हैं ग्लूकोज। तो सेमिनल वेसिकल क्या करता है? ये एक ग्लैंड है, ये बॉडी से, अब आप जो भी फ्रूट खा रहे हो भाई उससे फ्रक्टोज एक्स्ट्रा जो बन रहा है लेके अपने पास रख लेता है और ये स्टोर करके रखता है कि जब भी स्पर्म यहां पे आएगा वो स्पर्म को एनर्जी दे देगा। यानी कि सीमेन अभी तक जो था वो एनर्जी लेस था। ये बात तो समझ में आ गया होगा। और सीमेन का वैसा कोई वैल्यू अभी नहीं है, एक तो वो थिक है, ऊपर से कोई एनर्जी भी नहीं, अभी वो कोई भी बेबी को जन्म देने के कैपेसिटी में ही नहीं है, उसको बोलते हैं सीमेन। सीमेन का कोई पावर ही नहीं है अभी सीमेन के पास। क्लियर है? इतना चीज उस पर मिलता है तब वो एक स्पर्म बनता है। क्लियर है? तब सीमेन जब यहाँ पे आता है तो सेमिनल वेसिकल जो है भैया, सेमिनल वेसिकल उसके अंदर फ्रक्टोज छोड़ देता है। छोड़ दिया, चले एक काम वहां पे हो गया। फ्रक्टोज के मिलने के बाद
वो जो गाढ़ापन था सीमेन का वो थोड़ा सा कम हुआ, ठीक है, उसको फर्दर आगे भेजा जाता है और आगे प्रोस्टेट ग्लैंड पे उसकी मुलाकात होती है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वहां पे भर भर के पानी छोड़ देता है, और कैसा पानी? नॉर्मल पानी नहीं, अल्कलाइन पानी, बेसिक नेचर का पानी। किस नेचर का पानी? यानी कि वो जो स्पर्म अब बन गया है, अब पानी ज्यादा मिल गया और पहले से थिक था तो हो गया ना थोड़ा सा मूवेबल टाइप, क्लियर है? तो अब वो बन गया है स्पर्म, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड पे आते आते उसकी जर्नी सीमेन से स्पर्म बनने की कंप्लीट हो जाती है, क्लियर है? और उसके पास अब क्या क्या हो चुका है? एक तो फ्रक्टोज अपने अंदर कैरी किया हुआ है और अल्कलाइन वाटर कैरी किया हुआ है। अल्कलाइन वाटर क्यों कैरी किया रहता है? क्योंकि ओवेरी में जब वो जाता है तो ओवेरी का मीडियम कैसा रहता है? एसिडिक रहता है। वहां पे 99% स्पर्म तो मारे जाते हैं, इसी वजह से मर जाते हैं। इनको गर्म, आप देखो जो भी स्पर्म डोनेट करता है तो कोई मूवी वगैरह में दिखाता है उसको फ्रिज पे स्टोर किया जाता है स्पर्म वगैरह को, क्योंकि इनको ज्यादा टेम्परेचर भी बर्दाश्त नहीं है और एसिडिक मीडियम भी बर्दाश्त नहीं है। और ओवेरी और पूरे बॉडी में, मेल बॉडी में या फीमेल बॉडी में सबसे ज्यादा टेम्परेचर किधर का रहता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ही और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ही। आप दोनों का बराबर, हम लोग इंसान नहीं है, दोनों का बराबर रहता है। मगर हम कह रहे हैं कि देखो ये टेम्परेचर, यहाँ का भी जो टेम्परेचर होगा और जो फीमेल या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का टेम्परेचर होगा उसका टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी और बॉडी पार्ट्स के टेम्परेचर से क्या रहता है? ज्यादा रहता है। तो स्पर्म वहां जिंदा रह पाएगा? नहीं ना। तो स्पर्म के मरने के चांसेस 99% होते हैं, समझ रहे हो? इसीलिए हम और आप विजेता हैं, क्योंकि हम लोग इतने मुश्किलों के बाद भी जीते हैं और इस धरती पे आए हैं बेबी बन के। समझ में आए? चलिए, तो भैया यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, सॉरी दीदी भैया बहन एक ही बात है, तो हमको यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि एसिडिक मीडियम पे भी मारे जा रहे हैं, ज्यादा गर्मी की वजह से मारे जा रहे हैं। तो एसिडिक मीडियम का इलाज ये प्रोस्टेट ग्लैंड कर दिया। क्या कर दिया? ये अल्कलाइन दे दिया कि वहां पे एसिडिक मिलेगा भी तो अल्कलाइन और एसिडिक मिलके न्यूट्रल रहेगा, ज्यादा खराबी नहीं होगा। हाँ, गर्मी का तो कोई कुछ नहीं किया जा सकता है, अब वो तो जो होगा किस्मत में उस स्पर्म का हो जाने का, ठीक है। अब फाइनली प्रोस्टेट ग्लैंड से निकल के स्पर्म जो है इस रास्ते से होकर के और इजैकुलेट हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पे इजैकुलेशन हो जाता है और यही स्पर्म जो है फिर फीमेल ओवरी के अंदर चला जाता है, क्लियर है? और फिर प्रेगनेंसी होता है। अच्छा, ये देखिएगा, ये क्या जिक्र किया गया? ये जो मस्कुलर पार्ट है, ये जो मसल है, इसी को बोला जाता है पेनिस। पेनिस बस एक मीडियम है जो एक रास्ता देता है आपके यूरिन को और स्पर्म दोनों को निकलने को, ठीक है? और एक मीडियम है जो ओवेरी तक जाने को कनेक्ट करने का रास्ता बनाता है, क्लियर है? जिससे ट्रांसमिट करना, स्पर्म को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो, बस। और पेनिस का कुछ काम नहीं है। तो ये मेन पार्ट तो नहीं है। मेन पार्ट जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये होता है टेस्टिस। मेल का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है? टेस्टिस। भैया स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन ही नहीं बनेगा तो क्या कर लोगे? कहां से होगा, है ना? समझ में आया ना? यूरेथ्रा क्या है जी? कॉमन पासेज ऑफ यूरिन एंड स्पर्म बोथ, क्लियर है? चलिए, यहां तक हमारा खत्म होता है। अच्छा, पेनिस का तो आपको फंक्शन लिखा हुआ है, डिपॉजिट स्पर्म इनटू वजाइना ड्यूरिंग इजैकुलेशन, और इसी के अंदर पाया जाता है हमारा यूरेथ्रा। क्या पाया जाता है? यूरेथ्रा, क्लियर है? पेनिस बस एक मस्कुलर पार्ट है, ठीक है? इसका उतना भी इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है जितना टेस्टिस का है। मेन तो क्या है? टेस्टिस। और यूरेथ्रा एक रास्ता है, एक कॉमन पासेज है जहां से यूरिन प्लस स्पर्म दोनों निकलता हो। क्लियर है बात भाई? क्लियर है? कोई डाउट? अब फीमेल में आते हैं, क्लियर है? चलिए देखिएगा जी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल का लिखा है नहीं है, हाँ, इसीलिए हम पढ़ाना ही बेटर है, छोड़ो आपको ले जाना। इधर देखिए जी, इधर से जो स्पर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब स्पर्म यहाँ से निकल के यहाँ पे एंट्री मारा, यानी कि वो ये वाला जो पेनिस है यहाँ पे जाएगा वजाइना के अंदर, और स्पर्म यहाँ पे एंट्री करके इधर से इधर जाता है या इधर से इधर जाएगा। अब एक ही स्पर्म जाएगा, आपको तो पता है कि बहुत मरी जाता है, ठीक है? अब वो जो आप लोग बहुत 10th क्लास में जो लोग आता है, वो पिछला क्लास में तो पूछ रहा था हमसे कि ट्रांसजेंडर में कैसे होता है, ट्विंस कैसे होता है, वो सब बताएंगे। पहले एक सिंपल बेबी का समझ लो, ठीक है? सब बताएंगे। एक स्पर्म यहां से गया और यही स्पर्म जीत के एसिडिक मीडियम से, गर्मी से, टेम्परेचर से, सबसे जीत जात के पहुंच गया किसी तरह। अब या तो इधर गया या तो इधर गया। ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओवेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवेरी। यहीं पे बनता है एग। क्या बनता है? एग बनता है। ये एग यहाँ पे बनता है और ये एग जाकर के यहाँ पे ऐसे रखा जाता है। सेम ये ओवेरी भी, जैसे टेस्टिस 2 पेयर था वैसे ओवेरी भी 2 पेयर है। यहाँ से एग बना और यहाँ पे जाके एग जो है
आ गया, ठीक है। बनता एग कहां पे है? ओवेरी में। चला कहां जाता है? इसको कौन सा ट्यूब बोलते हैं? ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? अब स्पर्म गया, अब कोई एक रास्ता में गया होगा, अगर इधर गया तो यहां पे स्पर्म इससे जाके मिलता है और ये स्पर्म इससे जाकर के मिलता है, तो इसी प्रोसेस को, जब स्पर्म और एग मिला तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? फर्टिलाइजेशन। अब पूछेगा कि वेयर डज फर्टिलाइजेशन ऑकर, ये ट्यूब का क्या नाम था? क्या नाम था? क्लियर है बात? समझ में आ गया ना? एकदम क्लियर है ना? अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? कि पूछेगा व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, व्हेन द मेल स्पर्म मीट्स या फ्यूज विद द फीमेल एग सेल्स which is originated from the ovary of the, ठीक है, and reaches the fallopian tube. fallopian tube सिर्फ इस नली को बोला जा रहा है, ओवेरी उसमें है, कनेक्टेड है, आउटसाइड आउटसाइड कुछ नहीं बोलेंगे भाई। यहां ओवेरी है और ये जो ट्यूब है इसको फैलोपियन ट्यूब बोल रहे हैं, बस कनेक्टेड है क्योंकि इसको यहां पहुंचना है, ठीक है। एग सेल बनेगा मेरा ओवेरी में और वो चला जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब में वो इंतजार कर रहा है किसका? स्पर्म का। क्लियर है? स्पर्म आएगा, उससे मीट करेगा और यही कौन सा प्रोसेस कहला जाएगा? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब पूछ देगा वेयर डज दिस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस या फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, तो कहां हो रहा है ये चीज? क्लियर है? फैलोपियन ट्यूब में हो गया, यहां पे अब मेरा फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है? यानी कि फर्टिलाइजेशन का अगला प्रोसेस क्या बना गुरु? जायगोट। और ये जायगोट कहां बनेगा? यहीं बनेगा, हाँ वहीं बनेगा जायगोट। क्लियर है? अब वो बनते ही पहला दिन के बाद वापस इस जगह पे जायगोट आ जाएगा, अभी बना नहीं है, जायगोट वापस बीच में आ जाएगा। और बीच वाला पार्ट को क्या कहते हैं? यूट्रस, यानी कि कोख। क्या कहते हैं? कोख। अब आप लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पास मत रहो, अब पेट और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बीच का जो पोर्शन होता है, बीच का जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं यूटरस। पेट से नीचे और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ऊपर के बीच का जो रास्ता होता है, उसी जगह होता है जो, उसी को बोलते हैं यूटरस, क्योंकि वही सबसे वाइड और सबसे ब्रॉड होता है ताकि बेबी का ग्रोथ अच्छा हो, उसको एरिया चाहिए। क्लियर है? यहां तो सिकुड़ा हुआ है और ऊपर में जो है वो तो स्टमक, अब बेबी पच जाएगा, फिर ऊपर रहेगा तो बेबी डाइजेस्ट हो जाएगा ना भाई। क्लियर है? पता चला ऐसे हाथ पैर बेबी फैला दिया उसका पैर ही पच गया चलो ऐसा तो होगा नहीं। खैर, इसी पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं जी? यूटेरस, यानी कि सीधा आम नॉर्मल भाषा में बोले तो कोख बोलते हैं ना। मम्मी लोग ब्लैकमेल मारती है ना कि तुमको 9 महीना कोख में रखें, हम अपना पेट में पालें। पेट में नहीं पाली तो फंस जाते हैं हम लोग। मम्मी लोग को करेक्ट कर देना, पेट में नहीं पाली मम्मी, कोख में बोलिए, कोख में। पेट में तो खाना पचता है, हम क्या खाना थे? हम बर्गर थे, ठीक है। चलिए, तो यूट्रस में आ गया। अब यूट्रस में भाई, अब माएँ जो हैं काम भी कर सकती हैं, चल फिर भी सकती हैं, इधर उधर जाना रहता है। अगर किसी की माँ एथलेट स्पोर्ट्स में खेलती होंगी या कुछ और कुछ, या बैंक में काम करती होंगी, तो भाई उनको सीढ़ी चढ़ना होगा, कहीं कहीं बस से उतरना होगा, कहीं कुछ जाना होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हो सकता है ना काम ऐसा, तो भाई यूट्रस तो हिलता रहेगा, क्योंकि लेग्स हिलेगा तो यूट्रस भी हिलेगा और स्टमक भी हिलेगा, तब तो ये सेफ नहीं रहेगा और बेबी टकराएगा। और ये तो अभी एकदम छोटा सा जागोट ही है ना, ये तो मतलब एक कहो तो एक अंडा ही है, ये फूट ही जाएगा ना, या निकल भी सकता है, या एकदम माने डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, सेफ इसका खराब हो जाएगा, इतना रिस्क है। तो ये अभी तब तक नहीं एम्ब्रायो बनेगा जब तक इसका वो एम्ब्राइकल कॉर्ड नहीं डेवलप होता है। तो इस ये जो अभी जायगोट वापस आ गया है, ये जायगोट जो यहाँ पे वापस आ गया जेड, इसका जब तक एक रस्सी माँ के नेवल से कनेक्टेड नहीं हो जाएगा, ताकि इसको प्रॉपर एक सपोर्ट मिले एक जगह पे स्थिर रहने का, तब तक ये एम्ब्रायो नहीं कहलाएगा। जैसी एम्ब्रायो एम्ब्राइकल कॉर्ड बन गया, तभी उसको नाम दिया गया भाई एम्ब्रायो। एम्ब्राइकल कॉर्ड से ही तो नाम बना एम्ब्रायो। समझ में आया फर्क? यानी कि जायगोट के बाद अगला प्रोसेस क्या आया? एम्ब्रायो। क्लियर है? अगला, अब अगला जो है उसको बोलते हैं फीटस। क्या होता है? फीटस। अब ये फीटस में क्या फर्क है और एम्ब्रायो में क्या फर्क है? ये जो सेल है, एम्ब्रायो भी बेसिकली क्या था? सेल था। अब एम्ब्रायो जब एक बेबी का स्ट्रक्चर लेने लगे, यानी कि उस बच्चे का हाथ बनना शुरू हो जाए, थोड़ा थोड़ा ही सही, उंगलियां दिखने शुरू हो जाए, ठीक है, पैर की उंगलियां बनने शुरू हो जाए, उस सेल से ही बाहर निकल के, एम्ब्रायो से बाहर निकल करके, तब उसे फीटस कहा जाता है। यानी कि एम्ब्रायो बनने के 7 से 9 हफ्ते बाद फीटस बनता है। 7 से 9 हफ्तों के बाद फीटस बनता है, और जैसे ये फीटस बन जाता है, कंप्लीट प्रेगनेंसी डिक्लेयर कर दिया जाता है। और प्रेगनेंसी क्या होता है? जब एक माँ अपने अनबॉर्न चाइल्ड को जिस्टेशन पीरियड में रख के जब तक उसको
बॉर्न यानी कि बाहर ना निकाल देती है, तब तक उस पूरे पीरियड को प्रेगनेंसी बोला जाता है। क्लियर है? पूरे पीरियड को। ये नहीं कि प्रेगनेंसी, अच्छा हाँ फिटस बन गया, हाँ प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी ओवर, खत्म, नहीं, जब तक अनबॉर्न चाइल्ड बाहर नहीं आया तब तक वो महिलाएं प्रेग्नेंट है। क्लियर है? क्लियर है? अब फीटस कितने हफ्ते बाद बनता है? 7 to 9 वीक्स आफ्टर। कौन बोला था मान? साला 9 महीना हो गया है और अभी बच्चा का पैरे हाथ आ रहा है। बच्चा क्या 4 साल अंदर में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था क्या? क्लियर है? क्लियर है? 7 to 9 वीक्स आफ्टर फीटस, और फीटस के बाद फिर वो, ठीक है। अब जिस्टेशन पीरियड किसको बोलते हैं जी? हाथी। जिस्टेशन पीरियड किसको बोलते हैं भाई? कि एक इंसान एक छोटे से जायगोट को पूरा बॉर्न बेबी बन के निकलने में कितना वक्त लगता है, पूरे तरीके से प्रॉपर डेवलप्ड होके एक ह्यूमन में डेवलप होने में कितना समय लगता है, उसी को बोलते हैं जिस्टेशन पीरियड। तो इंसानों का तो सबको पता है भाई 9 मंथ होता है, ठीक है, और इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी होता है। कोई कोई बच्चा अर्ली आ जाता है जिसको प्री मैच्योर बेबी कहते हैं, 7 महीना में आ गया, 8 महीना में आ गया, कोई थोड़ा सा डिले भी करते हुए महीने में 8वें महीने में पैदा ले लेते हैं ना, पूरा मतलब 1 महीना का दिक्कत हो जाता है ना, तो वो जो है वो बहुत दिक्कत वाला चीज है। वो बच्चा हमेशा बीमार रहेगा, उसका इम्यूनिटी क्या रहता है, हमेशा वीक रहता है, कमजोर रहता है, ठीक है। और जो प्री बहुत माने कि लेट मैच्योर भी होता है, उसके साथ भी सेम कंडीशन होता है। तो बेसिकली आपको वो भी कमजोर होगा। जिंदगी आपको एक ही चीज बोल रही है, वक्त पे सब कुछ सही चीज जरूरी है, ठीक है। यानी कि 9 मंथ बोला गया तो 9 मंथ में ही होना है, लेट किए तो भी दिक्कत है और जल्दी किए तो भी दिक्कत है। क्लियर है? बात करते हैं सर्विक्स की। यह क्या करता है, ऐसा समझिए ना भाई कि ये जो है ओवेरी का यानी कि वजाइना का डिवीजन पार्ट है। क्या है? डिवीजन पार्ट। इससे ऊपर बेबी रहता है और इससे नीचे वजाइना है हमारा। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक ही आपका जो है क्या बोलते हैं कि स्पर्म आता है और यहां से ये डोर से एंट्री होकर फिर फर्दर स्पर्म जाता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। बेसिकली ये जब ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और पेनिस अंदर जाता है तब तो ये ओपन होता है, लेकिन उसके बाद ये ब्लॉक रहता है, क्योंकि जब एक बार अगर बेबी बन गया तो गिर भी सकता है, बेबी गिर सकता है ना भाई, ग्रेविटी तो नीचे ही लगेगा ना। मान लो ये यहां से फर्टिलाइज होकर के एक सेल के फॉर्म में आया और आप ताकत लगाए, आप ताकत लगाए तो आपका पेट पे ताकत लगता है ना, इसको ये सिकुड़ा, कुछ ऐसा काम किया कि सिकुड़ा, तो कहां सेल को कहां नीचे फेंकने की कोशिश करेगा ना, तो ये फिर तो बेबी गया मेरा। तो उसको गिरने से बचाता कौन है? सर्विक्स। यानी कि सर्विक्स जो फिजिकल बैरियर जो डिवाइड करता है ये वाले पोर्शन और ये वाले पोर्शन, और बेबी को इंटैक्ट अपने जगह पे रखने की पूरा हेल्प करता है कि बेबी जो है नीचे ना गिर जाए कोई भी प्रेशर वगैरह की वजह से। तो वो कौन होता है? सर्विक्स होता है। क्लियर है? क्या तो सिंपल है भाई, वजाइना है जो कि क्या बोलते हैं रिसीव करता है स्पर्म, उसका मेन फंक्शन क्या है? रिसीव करता है स्पर्म। चलो, जिस तरीके का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चार्ट बनाए थे उसी तरीके का सेम अब फीमेल में बनाना है और लिखवा रहे हैं, लिखना है। प्लासेंटा क्या होता है? बेबी तो माँ के कोख में है। अब बेबी को खाना पानी, और बेबी अगर बेबी जिंदा है कि बेबी अंदर अगर जन्म ले रहा है तो मतलब जिंदा है ना बेबी, तो बेबी सांस भी ले रहा होगा, हाँ है ना? बोलो। मतलब बेबी मर गया, यही मतलब है। अगर कोई भी जीवित चीज है तो सांस लेगा कि नहीं लेगा? हाँ, हम वही समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। तो सांस लेगा। अब अगर एक बात बताओ, कोई भी अगर जीवित चीज है तो उसके अंदर कचरा बनता है कि नहीं बनता है? कचरा निकालेगा भी, कहाँ निकालेगा, कैसे निकालेगा, कहाँ जाएगा, कैसे हो रहा है, सब उसी के बारे में पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पढ़ेंगे। समझ में आया? इधर ये एक महिला है, ये अभी प्रेग्नेंट है, ये जो ये इसका यूट्रस है, यूट्रस के अंदर क्या है? बेबी है। और बेबी अभी इस तरीके से बनाया है, बस ये समझो कि बेबी है, लेकिन बेबी अभी किस फॉर्म में है? एम्ब्रायो के फॉर्म में है। यानी कि किस फॉर्म में है? किस फॉर्म में है? और एक बात याद रखना, एम्ब्रायो को तो आपको पता है कि हाथ पैर, अभी फीटस भी नहीं बना है, समझ रहे हो? चलिए, अब एम्ब्रायो पे है, इससे एक रस्सी कनेक्टेड होता है। क्या कनेक्टेड होता है? एक रस्सी कनेक्टेड होता है जिसको हम प्लासेंटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लासेंटा भी बोलते हैं। और ये मदर के जो वो नेवल होता है ना, उससे कनेक्टेड होता है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्या? हाँ, प्लासेंटा इंटरनली कनेक्टेड है और उसके ऊपर में जो माने 2 रस्सी है, ऐसे समझो, ऐसे। क्लियर है? क्लियर है? अब सुनो दोनों का फंक्शन क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझो। यहाँ पे बेबी इसी से अटैच होके हिल नहीं पा रहा है, माने कि यही एम्ब्रायकल कॉर्ड हुआ ना भाई, हुआ ना? क्लियर है? अब बेबी चलो स्टेबल है, अभी धीरे धीरे फिटस बनेगा ही बनेगा, लेकिन फिटस बनने के लिए उस सेल को लगातार एनर्जी न्यूट्रिएंट चाहिए होगा ना,
और अगर वो सेल है यानी कि वो जीवित है तो उसको ऑक्सीजन भी चाहिए होगा सांस लेने के लिए। सब कहां से मिलेगा? जो मां लेगी सांस वही इस प्लासेंटा से जाएगा और बेबी को सब कुछ मिलेगा, खाना, पानी, हवा। और बेबी जो कचरा, बेबी के अंदर जो डाइजेशन के बाद जो वेस्ट एक्सक्रीशन होगा वो वापस इसी रास्ते से मां को जाएगा और मां के थ्रू वो कचरा बाहर निकलेगा। बात समझ में आया? ऑक्सीजन तुम लोगों को समझ में आया? भाई प्लेसेंटा क्या है? एक वेसल है ना। अब वेसल के अंदर से क्या पास होता है? ब्लड। अब सब कुछ तो ब्लड ही कैरी करता है ना, न्यूट्रिएंट भी। जैसे हमारा नॉर्मल मान लो हम लड़का है, मेरे अंदर तो बेबी नहीं होगा, लेकिन हमको एनर्जी चाहिए होगा तो मेरे यहाँ पे डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद ये न्यूट्रिएंट जितना जो विली विली पड़ाए थे वो एब्जॉर्ब किया और वो कहाँ भेजेगा सारा न्यूट्रिएंट? ब्लड में। और ब्लड के थ्रू सबको जो सेल को जो जिस तरह का ताकत चाहिए उसको मिल जाएगा। और सेम वे में रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी हो रहा था। तो उसी वे में हमारे इस प्लासेंटा के थ्रू खून से बेबी को चल जाएगा और बेबी का सारा कचरा मदर को भी वापस चल जाएगा और मदर फिर जो बाहर अपना उसका कचरा निकालने का जो अपना नॉर्मल एक्सक्रीशन का प्रोसेस करती है उससे वो कर देगी। और अपना सांस से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है बेबी का भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। ये प्रोसेस आपका यहाँ पे समझ में आया? वेसल से पानी भी जा रहा है, आपका ऑक्सीजन भी जा रहा है, आपका गैस मतलब ऑक्सीजन में आया वो भी जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रहा है और खाना का न्यूट्रिएंट भी जा रहा है। बात समझ में आई? अब पूछ रहे हो कैसे जा रहा है? कैसे क्या जा रहा है? ये सेल पूरा एम्ब्रायो, इससे ये सेल कनेक्टेड है, इसको दे रहा है, बेबी को पूरा मिल जा रहा है। ये चीज समझ में नहीं आ पा रहा आप लोग समझ रहे हो कि बेबी हम लोग की तरह है और उसको अंदर में प्लांट कर दिए, उसका सब कुछ काम कर रहा है, हार्ट जैसा, लंग्स जैसा, सांस, तो फिर अंदर क्या कर रहा है? वो उसको तो बाहर निकल जाना चाहिए था ना। अभी तो सेल है, कुछ ग्रोथ उसका ऑर्गन सिस्टम ही नहीं बना है, उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही नहीं डेवलप हुआ है। हाथे पैर तो बनने में उसको 7 से 9 हफ्ता लग जा रहा है, तो कहां से अभी ये सब सिस्टम बन जाएगा? तो कैसे मिलेगा? इस प्लासेंटा के थ्रू मिलेगा। और क्या है? सिंपल। क्या? वाटर। और सुनो, अगर मदर को कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज है, चाहे एड्स है, तो वो बच्चों को भी होगा। क्यों? क्योंकि आपको बताया कि वेसल है और ब्लड के थ्रू ही ना सब कुछ जा रहा है भाई। हाँ, यानी कि माँ का ब्लड और बच्चे का ब्लड कनेक्टेड होगा और खाना, पानी, ऑक्सीजन और जितना मिनरल और न्यूट्रिएंट उसको चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेना है बच्चे से, सब किसके थ्रू हो रहा है? यही प्लासेंटा। और प्लासेंटा के अंदर क्या बह रहा है? ब्लड, उसके थ्रू हो रहा है। तो भाई अगर बीमारी होगा तो बीमारी भी तो ट्रेवल कर रहा है ना ब्लड के थ्रू, उसके ब्लड में ही पाया जाएगा ना, तो बच्चे को भी हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, ब्लड ग्रुप अभी बन रहा होता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही नहीं बना होता है। ठीक है, बच्चा अब सिर्फ मम्मी का ही खून है, कैसे बोल दिए? पापा का स्पर्म नहीं था, तो दोनों मिला होगा, तो दोनों का हेरिडिटी लिया होगा ना वो। अब दोनों का हेरिडिटी लिया है तो ए और बी, तो बच्चे के पास बाप वाला तो भी है और माँ वाला मिल रहा है, तो वो कंबाइन होकर धीरे धीरे जब डेवलप होगा तो ए बी है, तो कौन सा बनेगा वो डिसाइड होना है, वो उसका डिसाइड होगा। समझे? एक बैग में कैसे बोल सकते हो कि वो मदर का हो जाएगा, मतलब सिंगुलर हो जाएगा, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, एक पेरेंट की जरूरत है। तो बच्चे के पास पापा वाला है हेरिडिटी का वो, क्योंकि स्पर्म और ओव्यूल जो उसमें मिला, और मदर के पास से तो आ ही रहा है, तो वो कंबाइन होकर के वो उसका डिसाइड करेगा, उसी का होगा कि ए और बी का है तो क्या क्या बनता है? इधर ए होगा या तो बी होगा बच्चे का, या तो ए बी होगा, 3 होगा, तो वो डिसाइड होगा। फिर समझ में आया? एक मां से कैसे सिर्फ डिसाइड हो सकता है? हाँ, अगर बच्चे को बाप को बीमारी था, डायबिटीज या कुछ, तो बच्चे को नहीं होगा, क्योंकि खून का ट्रांसमिशन बाप के साथ नहीं हो रहा है, वो किसके साथ हो रहा है? मदर के साथ हो रहा है, अंदर में, यहां से खून। इसीलिए आप देखोगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो महिलाएं होती हैं वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। जितना खिला दो, जितना न्यूट्रिएंट वाला फूड उनको खिला दो, तुम जितना भी केयर कर लो, लेकिन उसके बॉडी में ऑक्सीजन का कमी, आयरन का कमी हमेशा कम पाया जाएगा। क्यों कम पाया जाएगा? क्योंकि सब कुछ कौन लेते जा रहा है? बच्चा। उस समय माएँ सिर्फ अपने लिए नहीं खाती हैं, बच्चा के लिए भी, उनको भूख भी ज्यादा लगता है, क्योंकि वो खाना कौन लेगा? बच्चा लेगा। उनको बाथरूम वगैरह भी ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि बच्चा भी अपना एक्सक्रीशन किसके थ्रू कर रहा है? मदर के थ्रू कर रहा है। यूरिन ट्यूरिन जो भी बन रहा होगा उस सेल में, जो भी टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा होगा इस बच्चे का, ये वापस प्लेसेंटा के थ्रू चल जाएगा, और जो न्यूट्रिएंट होगा वो वापस जाएगा, और साथ में बीमारी भी ट्रैवल होगा। देखो, 0 से 14 दिन यानी कि 0th डे से 14 डे तक जो आपका यूट्रस होता है उसके किनारे ब्लड, ये जो आपका पीरियड होता है कैसे होता है? ऐसे करके यूट्रस था, यूट्रस के किनारे आपका ब्लड वेसल का थैली जमा होने लगता है। किसका? ये बनता है, और ये बेसिकली क्या है? ब्लड वेसल। पढ़े हो ना ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में, खून की नली।
वो तैयार होने लगता है। कितना दिन लगता है उसको तैयार होने में? 0 से 14 दिन। क्लियर है? अब 14 दिन बाद ये तैयार हो जाता है। और ये क्यों बनता है, क्यों तैयार होता है? क्योंकि आपके ओवेरीज को, यानी कि आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लगता है कि अब समय हो रहा है, स्पर्म आएगा। स्पर्म आएगा तो ओवेरी से यहाँ पे एग आएगा, फर्टिलाइजेशन आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? फाइनली जायगोट आएगा। तो भाई जायगोट आएगा तो इसको प्रोटेक्शन तो देना होगा ना, वरना तो फिर बेबी मर जाएगा। तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए ब्लड वेसल बनता है। कब से कब बनता है? 0 से 14 तक। यानी कि इस फेज में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है मेल और फीमेल के बीच में 0 से 14 दिन के बीच में, तो प्रेगनेंसी नहीं होगा, क्योंकि यहां से यहां तक तो ये वॉल बन रहा था। 14 दिन उसको लगेगा ये ब्लड वेसल को वॉल बनने में। तो ये अभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है बेबी को, तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा है, तो ये वॉल बना ही नहीं रहा है। वॉल तो अभी बनना शुरू होगा, 14 दिन लगेगा। तो जब, यानी कि अभी तक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसीलिए अभी तक वॉल बनेगा नहीं। इस वक्त तक अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा मेल या फीमेल में, तो प्रेगनेंसी के चांसेस क्या रहेंगे? बहुत ही कम रहेंगे। क्लियर है? मेन चांसेस कहां से शुरू होगा? जब ये वॉल 14वें दिन में बन जाएगा, तो मेन चांसेस 15 है। ऐसे तो 15 से 28 भी गिनाया जाएगा, लेकिन जितना ज्यादा डिले होता जाएगा उतना ज्यादा चांसेस कम होता जाएगा। यानी कि आपके जो पहला पीरियड खत्म हुआ था, उस पीरियड के बाद से 0 से स्टार्ट करोगे तो 15वां से 16वां दिन बेस्ट गिना जाता है। अगर किसी को प्रेग्नेंट होने में दिक्कत हो रहा है, काफी तकलीफ हो रहा है, वो नहीं होता मन्नत मांगता है, ये होता है किसी किसी को कॉम्प्लिकेशन दिक्कत होती है, किसी का ब्लड ग्रुप एकदम। आपको समझ में आ गया? ये आपको ज्ञान होना चाहिए कि कभी ये किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया में कोई मेडिकल जांच करा के शादी नहीं कराता, कुंडली मिला के शादी कराता। अगर दिक्कत हो और प्रेगनेंसी में अगर दिक्कत हो रहा हो तो याद रखिएगा, पीरियड से 15वें से 16वां दिन बेस्ट है। ठीक है? और 0 से 5 दिन तो कुछ भी कर लो, ये सब यहां तो एकदम 0% चांस है प्रेग्नेंट होने का, 0% चांस है प्रेग्नेंट होने का। अब ठीक है, अब यहां पे मान लो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो बेबी आ गया, जायगोट बन गया, बहुत बढ़िया। अब पीरियड बंद, 9 महीना के बाद बेबी निकल जाएगा। लेकिन सेम फेज अगर यहां तक ब्लड वेसल बना, अभी इंतजार नहीं कर रहा था बेबी का, तो अभी तक ब्लड वेसल नहीं बना था, लेकिन यहां तक ब्लड वेसल बन गया। अब इंतजार कर रहा है कि भाई स्पर्म आ जा, बेबी बन जाएगा, क्योंकि हम ब्लड वेसल बना के तैयार कर लिए। लेकिन ना सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, क्योंकि ना तो अभी तक शादी हुआ है ना कुछ, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स भी नहीं हुआ, तो स्पर्म आया नहीं आया, बेबी बना नहीं आया, तो ये तो खाली रह गया। ये बस इंतजार करते रह गया कि गेस्ट जो है आएगा। लेकिन गेस्ट आया क्या? नहीं आया। अब जब गेस्ट नहीं आया तो ये इंतजार इतना दिन किया, इसको ना बेबी आया। तो जब यहाँ पे ये वाला अंदर का बेबी रहा ही नहीं जिसके लिए ये पार्ट बना था, तो इसका क्या काम? तो ये जो है शेड हो जाएगा, यानी कि झड़ जाएगा, ये ब्लड वेसल्स ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये ब्लड ही वेसल था जो कि खून से बना था, और फाइनली खून बन के पीरियड्स के रूप में निकल जाएगा अगर बेबी नहीं आया तो। और अगर आ गया स्पर्म जिससे जायगोट बन गया तो नहीं झड़ेगा, और अगर नहीं आया तो पीरियड के फॉर्म में ये ब्लड वेसल झड़ के निकल जाएगा। और कब तक झड़ेगा? 0 से, ये देखो 28वां के बाद ये 28 तक इंतजार करेगा कि भैया आ रहा नहीं आया, तो बस अब इसको झाड़ देगा, और 0 से 5 दिन इसको झड़ने में लगेगा, और फिर तुम्हारा वहां से नॉर्मल स्टार्ट हो जाएगा। बात समझा? यानी कि ये डाटा में क्या समझ आया कि 0 से 5 दिन तो कभी बनता ही नहीं है ना? हाँ, 5 से तो शुरुआत ही होता है बनने में, और 14वां तक कंप्लीटली बनता है। आप पूछिए क्या पूछ रहे थे आप लोगों को पता है कि स्पर्म जो है इस रास्ते से आता है, और फिर स्पर्म किधर जाता है? इस रास्ते ना, बैठो। स्पर्म इग्नोर स्पर्म किस रास्ते से जाता है? इस रास्ते जाता है। अब स्पर्म इस रास्ते से जाता है, आपको पता है यहाँ पे इसी को, ये 2 पेयर जो होता है ये क्या होता है? ओवेरी। क्या बोलते हैं? ओवेरी। यहाँ पे क्या बनता है? एग सेल, और यहाँ से एग सेल बन के यहाँ जाता है, और यहाँ से स्पर्म जा रहा होता है। इसका क्या नाम है? स्पर्म और एग जहाँ पे मिला, यानी कि स्पर्म प्लस एग जहाँ पे मिला, वहीं पे क्या हो रहा था? इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? यही बात बोलते हैं। डन? ठीक है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ये कहाँ हो रहा था? फैलोपियन ट्यूब में हो रहा था, राइट? यानी कि ये जो प्रोसेस इसी को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। कहाँ हो रहा था लोकेशन? फैलोपियन ट्यूब। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा, यानी कि पहला स्टेज क्या होता है? जहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना? जायगोट। यानी कि ये जब स्पर्म और एग मिल गया, एक तरह का सेल बना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? जायगोट। ये तो आपको लास्ट क्लास में हम एकदम अच्छे से बोलते हैं। जब स्पर्म और एग सेल फैलोपियन ट्यूब पे मिले, उसी प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और ये कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब में। अब ये जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद उसका क्या नाम रखा है? जायगोट। अब वो जायगोट यहां से उतर के इस यूट्रस में आ जाएगा, यानी कि मां के वॉम्ब में, कोख में आ जाएगा।
इस पोजीशन पे ये वाला जो सेल होता है यहाँ के स्थित हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है? अब आपको पता है कि माएँ जो है काम वाम करती हैं, लेकिन ये जो सेल है ये तो हिलता रहेगा ना, और कोई भी चीज हिलता है तो उसका ग्रोथ होता है नहीं। जैसे हमारा हाइट वगैरह भी जो भी बढ़ता है वॉल्यूम वाइज या लेंथ वाइज जो भी वाइज बढ़ रहा है, तो सब कब होता है प्रोसेस? रात में, क्योंकि रात में हमारा बॉडी एकदम शांत रहता है और उसी में एलोंगेट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि रात में फैल को सोइए, जितना सिकुड़ को सोइएगा तो उतना ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाएगा। ठीक है? और दोनों तरफ बराबर होता है, ऐसा नहीं कि एक हाथ बढ़ गया एक हाथ सिकुड़ को सोया तो छुट्टे के रह गया, ये फिर तो ऐसा हो जाएगा। हेलो, ठीक है? पॉइंट है जितना इधर बढ़ेगा उतना इधर भी बढ़ेगा। अगर ये सिकुड़ के बैठे हुए थे तो ये भी नहीं बढ़ रहा है भाई, फिर ऊपर नीचे हो जाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा। ठीक है? फिर हाइट वाइज बढ़ जाओगे लेकिन इधर नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो इसी तरीके से ये सेल भी धीरे धीरे ग्रो करता है और अपना स्टेबिलिटी पाने के लिए एक तार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं उस तार को? एम्ब्राइकल कॉर्ड या प्लासेंटा, वो मदर के नाभि से जोड़ लेता है ताकि ये जो सेल है, अगर माँ कुछ काम कर रही होगी, अगर माँ एथलीट है, दौड़ती है, बॉक्सिंग करती है, या माँ टीचर है, या सीढ़ी चढ़ रही है, या घर का काम कर रही है, बाल्टी वगैरह उठा रही है हेवी, तो चांसेस है कि ये नीचे से वापस गिर सकता है और बेबी भी खत्म। तो उस केस में बचाने के लिए इसको एक प्लासेंटा या ये जो तार रहता है इसी को बोलता है प्लासेंटा या सर्वाइकल कॉर्ड से माँ के नाभि से कनेक्टेड हो जाता है। और आप देखोगे जैसे बेबी का बर्थ होता है तो उसको फिर काटा जाता है, देखे हो ना? तो जैसे ही इस पे ये तार लग जाता है और वो माँ के नाभि से जुड़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एम्ब्रायो बोलते हैं। नाम एक ही चीज है, मैं नाम बोल रहे, नाम अलग अलग है, चीज एक ही है। क्लियर है? फिर जैसे ही बेबी कुछ साल का बोल रहे हैं, बेबी कुछ वीक का हो जाएगा, और कितना वीक आपको बताया था? 7 से 10 वीक या 8 वीक, वही बीच में। वो तो बेबी का ग्रोथ पे और मम्मी का खाना पीना पे डिपेंड है। मम्मी उसी समय उपवास पे थी तो बेबी का कुछ ग्रोथ ही नहीं हो पाया, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो उतना ग्रोथ है। अब माँ जो थी एकदम हुमच के खाई है, ठीक है, एकदम मैंने आधा लड्डू पूरा धनबाद का खत्म। तब तो बेबी जो है 6 महीना में बेबी का हाथ पैर बन गया होगा। ठीक है? समझ में आया? तो अब यहाँ पे टाइम लगेगा, यहां से इस फेज में आने में 7 से 9 वीक लगता है। कितना लगता है? तो 7 वीक में कितना दिन? 7 दिन, 49 डेज। और अगर 9 पकड़, एवरेज पकड़ के चलते हैं, 8, ना बहुत ही ज्यादा ना बहुत ही कम, 8 7 जा 56 डेज। 56 दिन बाद एक इसी एम्ब्रायो में, इसी सेल में आपको दिखने लगेगा कि बच्चा का हाथ, थोड़ा सा पैर, थोड़ा सा सिर बनने लगा है, फॉर्म लेने लगा है। अब इस चीज को, जिसमें बच्चा का हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं कि मुंह कहां है, ठीक है, हर्ट कहां है, उस समय हर्ट डायरेक्ट दिखता है, क्योंकि आपका आउटर सरफेस बना नहीं होता, बनना शुरू हुआ होता है। समझ रहे हैं ना? तो इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? फीटस। चीज एक ही था, बस हर एक स्टेज पे समय बीतने के बाद उसका नाम बदलता गया। क्लियर है? और आपको हम एक चीज बताए थे, इस एम्ब्रायो में जैसे ये आ गया तुम लोग गाड़ी, इस बार एक दिन पहले आ गया रे। हाँ, 2 को भेजा है। ठीक है, बेबी है। क्लियर है? सौरभ, तुमको कोई दिक्कत बेबी से? ठीक है, बनेगा अभी, फिट बनेगा अभी 17वां वीक में, वेट करो, कोई दिक्कत नहीं, शिफ्ट हो जाएगा उधर। चलो इधर, तुम लोग यही सब पे ध्यान दो, मेन दिमाग तो कोई बोला नहीं क्योंकि है ही नहीं। चलो उल्टा पुल्टा, इधर देखिए। अब सुनिए, अब आपको हम बताए थे कि इस बेबी का जो नाभि से कनेक्टेड होगा माँ का नेवल में, ये इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? प्लासेंटा। और उसी से तो ये एम्ब्रॉयडरी नहीं करवा रहे हैं, हाँ, वो साड़ी का फॉल है बच्चा, कि थोड़ा बगल बगल में डिजाइन मार दीजिए ना गोल्डन प्लेट वाला। चलिए इधर देखिए, इसी को बोलते हैं एम्ब्राइकल कॉर्ड, जो कि इस एम्ब्रायो से ही नाम देख ही रहे हैं जनरेट हुआ है। क्लियर है? सिमिलरिटी है, समझ रहे हैं ना? अब सुनिएगा, यही वो तार है। इसको ऐसा मत समझिए कि ये तार जो है सिर्फ बेबी को एक पोजीशन पे होल्ड रखने के लिए और उसका बढ़िया से ग्रोथ होने के लिए ही है, सिर्फ यही उसके जीवन का मेन तार है। अगर ये तार कट गया या कुछ हो गया तो बेबी भी कट गया। क्यों? क्योंकि अब बेबी तो आप देख रहे हो कि इसी स्टेज में ही डेवलप होता है ना। तो इस स्टेज पे ना तो बेबी का मुंह है कुछ, ना तो हाथ है, ना तो स्टमक बना होगा, ना तो हार्ट बना होगा, यानी कि ना तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ना रेस्पिरेशन सिस्टम बना है, ना डाइजेशन सिस्टम बना है, कुछ नहीं बना है। लेकिन कोई भी चीज को ग्रोथ होने के लिए न्यूट्रिशन और एनर्जी तो चाहिए, यानी कि इसको खाना तो चाहिए होगा, और खून तो सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए होगा, है ना? यानी कि ये वही वायर है जो कि प्लासेंटा है, वही नस है ये, जो कि बेबी को सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा है, ऑक्सीजन, ब्लड, न्यूट्रिशन। क्लियर? और अगर कोई जिंदा चीज है
तो वो फिर अपने अंदर सब कुछ लेने के बाद कुछ कचरा भी फैलाता है। जैसे हम लोग का भी बॉडी में वेस्ट बनता है जिसको हम लोग यूरिन बोलते हैं, एक्सक्रीटा बोलते हैं। ये बेबी भी एक्सक्रीटा बनाएगा, यूरिन बनाएगा। अब वो कैसे ट्रांसफर होगा? सेम प्रोसेस। यहां से सब कुछ अच्छा अच्छा चीज आएगा भी और सब कुछ अच्छा अच्छा चीज जाएगा भी, और साथ में ब्लड भी। अब अगर मां को बीमारी हुआ था या मां को कुछ ऐसा बीमारी है जो कम्युनिकेबल है, जो फैल सकता है, दूसरे को हो सकता है या ब्लड के टच से हो सकता है, तो बेटा को या जो भी होगी अंदर बेटी, उसको होगा कि नहीं? हाँ या ना? क्योंकि खून ट्रांसफर हो रहा है ना। बात समझ में आया? यानी कि अगर मां को एड्स था तो बेटी को या बेटा को भी होगा, मां को डायबिटीज था तो बेटी या बेटा को भी होगा। क्लियर है? बिल्कुल ब्लड जा रहा है, क्यों नहीं होगा? ट्रांसफर हो गया ना। अब तुमको हम मलेरिया वाला ब्लड तुमको हम ट्रांसपोर्ट कर दिए, तो तुमको मलेरिया होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। बस सिंपल सा बात है, यहाँ ब्लड का ही तो मेन खेल है। ब्लड मिल गया ना। कैंसर ब्लड से फैल कम्युनिकेबल है। माने कैंसर का जो पेशेंट है वो ऐसे कर दिया तो हमको भी हो गया। जो कम्युनिकेबल है वो होगा, जो कम्युनिकेबल है वो होगा। ठीक है? अब बात की हो कैंसर का, तो अगर ब्लड कैंसर है तो होगा, और दूसरा का स्टमक का कैंसर है तो बेबी का तो स्टमक है। बिना स्टमक के क्या खाली कैंसर? कैंसर बहुत तरह का होता है ना जी, तो तब नहीं होगा। और क्या बोलते हैं कि अगर उस वक्त इलाज चल रहा होगा तो बेबी बड़ा आड़ा तिरछा, माने कि अपंग पैदा ले सकता है। अरे अपाहिज, अपंग अपाहिज इसी को बोलते हैं ना। हिंदी कमजोर है क्या हमसे भी ज्यादा? क्या हुआ कि आप ऐसा कहानी, उससे पहले एक चीज समझ लो। मान लो कि ये स्टमक है, ठीक है? स्टमक नहीं यार, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा, ठीक है? मान लो स्पर्म का इधर से आना था और इधर से एग था। क्या था? एग था, ठीक है? मान लो किसी लेडी का शादी हो चुका है तो इंटरकोर्स होगा। क्लियर है? तो उसके बाद अगर स्पर्म एग से मीट किया तो प्रेगनेंसी होगा। क्लियर है? और अगर नहीं हुआ तो ये तो नहीं आया, ये एग प्लस। अब आपका एक स्टार्टिंग की कहानी हम यहां पे बताना भूल गए कि हमारा बॉडी काफी स्मार्ट होता है, आपको तो पता है। अब हम लोग मोटा भी क्यों होते हैं ये हम डाइजेशन में बताए थे, क्योंकि हमारा बॉडी को लगता है कि ये आदमी बेवकूफ है, आज तो खाना दे रहा है कल नहीं दिया तो साला ये जो एक दो रोटी एक्स्ट्रा खा रहा है ना, इसको क्या करो, जितना अभी का काम है उतना कार्बोहाइड्रेट ताकत में इस्तेमाल कर लो, और जितना एक्स्ट्रा ये दिया है ना इसको एज अ फैट रख लो। कल अगर ये भूखा मरा तो वही फैट को हम कन्वर्ट करके किस में दे देंगे? कार्बोहाइड्रेट में, और ये आदमी को एनर्जी मिल जाएगा और इसके सारे हम भी जिंदा रहेंगे। उसको अपना पड़ा है, उस शरीर को अपना पड़ा है, हमारे बारे में नहीं पड़ा है, इसीलिए मेरे को मोटा बना रहा है। समझ में आया पॉइंट? समझ में आया? हमारा शरीर बहुत एडवांस्ड होता है। तो इसी तरीके से जब हमारे बॉडी को लगता है कि अब स्पर्म आ सकता है तो बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने साइड में नस का थैली और लाइन बना देता है ताकि चोट लगे तो बेबी को कुछ ना हो। तो वो एक्सपेक्ट करता है कि अब स्पर्म आएगा, फिर एक से मिलेगा तो हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे, तो वो क्या बना देगा? ब्लड वेसल्स का वॉल बना देगा पूरे वॉम्ब में, कोख में। क्लियर है? क्लियर है? हाँ। लेकिन अगर स्पर्म नहीं आया तो जितना भी एग था और जितना भी आपका ब्लड वेसल्स का जो वॉल था वो सब क्या हो जाएगा? झड़ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, और इसी को बोलते हैं पीरियड। क्योंकि बेबी तो आया नहीं, बेबी आया नहीं तो ये जो प्रोटेक्शन का वॉल बनाया था खून का, किस काम का? कोई काम का, उसी के प्रोटेक्शन के लिए बनाया था ना। तो स्पर्म ही नहीं आया तो बेबी नहीं बनेगा, तो फिर बॉडी को पता चल गया कि अच्छा नहीं आया, तो फिर जितना वो ब्लड वेसल्स का वॉल बना था वो झड़ जाएगा और वही पीरियड्स के फॉर्म में निकलता है। अब बात करें मेंस्ट्रुएशन, देखिए ये सब चीज हम आपका पुराना क्लास में सब कुछ पढ़ा चुके हैं डिटेल में। जो लोग नए आए हैं हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, समझे? इसलिए क्योंकि आप लोग लेट कमर हैं, और बाद बाकी ये वाला हम अच्छे से फिगर के साथ सब कुछ एकदम डिटेल में बताया। अभी बस हम रिवीजन करवा रहे हैं। अब आपको हम पीरियड्स के लिए क्या क्या डेट बताए थे? आपको 0 से 14 याद रखना है और 14 से 20 याद रखना है, यानी कि 14 और 14 दूनी 28, और बीच में एक डेट और 5, ये लास्ट में लिखना है। क्लियर है? क्लियर है? अब हम क्या बताने जा रहे हैं सुनिएगा। ये टाइम जो होता है 5 दिन का, ये आपका पीरियड्स का टाइम होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? क्लियर है? यानी कि इस दिन जो मेरा ब्लड वेसल्स था ये इंतजार करता रह गया लेकिन स्पर्म नहीं आया, इसको समझ में आ गया बेबी तो होने वाला नहीं, तो ये झड़ गया, यही ना गिर गया सारा ब्लड वेसल्स ब्लड के फॉर्म में। ब्लड वेसल्स किससे बनता है? ब्लड से बनता है, तो लास्ट में टूटेगा भी तो क्या ही निकलेगा?
ब्लड निकलेगा। तो इस पीरियड में ये ब्लड हो गया। फिर यहां से यहां बॉडी जो है, ना तो ब्लड वेसल्स है यूट्रस में, तो यहां पे फीमेल बॉडी जो है एक्सपेक्ट करेगा बेबी, खुद दिमाग लगाओ, क्योंकि ब्लड वेसल्स है, अभी जस्ट ना झड़ा, तो इसके बाद छठा दिन शुरू होगा, फिर 7वां 8वां 9वां 10वां, तो यहां पे ब्लड वेसल्स बना है, तो बेबी एक्सपेक्ट कर रहा है, बॉडी नहीं। तो ये यहां पे यानी कि पीरियड्स के जस्ट बाद जो 14 दिन का टाइम, 14 तारीख तक का टाइम रहता है, ठीक है, मतलब 14 दिन बाद, डेट तो कुछ भी हो सकता है, वहां तक प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब 14वें दिन के बाद से यहां पे एक्सपेक्ट करने लगता है, और 16वां तारीख 15वां तारीख तक ब्लड वेसल्स अच्छा खासा बन जाता है बेबी का प्रोटेक्शन के लिए। और यहां से 15 से लेकर 28 तक बॉडी जो है क्या एक्सपेक्ट करता है, बेबी एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। और आपका ब्लड वेसल्स यहां पे जो आता है वो क्या हो जाता है, झड़ जाता है कि वापस आ जाता है, वापस आ जाता है। क्लियर है, क्लियर है। अब अगर स्पर्म आ गया तो बेबी आ गया, ये सब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जब तक बेबी का बर्थ नहीं होता तब तक रहेगा। तो आपको इससे ये समझ में आना चाहिए कि जब तक लेडी प्रेग्नेंट होती है तब तक पीरियड्स भी बंद हो जाता है। क्लियर हुआ बात। और अगर स्पर्म नहीं आया, अगर नहीं आया, इसका कोई काम है नहीं, वो 28 तारीख तक वेट करेगा और वापस यहां से पीरियड्स चालू 5 दिन के लिए, और पूरा का पूरा ब्लड वेसल्स झड़ जाएगा। अब क्लियर हुआ डाटा कैसे हो रहा है। अब आगे चल के आपको हम बता देते हैं। फिर वैसे ही अनपढ़ गवार लोग जो है बाबा के पास जाता है तो मन्नत मांगने जाता है कि बच्चा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, फलाना ढमकाना, ये किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि जो हिंदू का धर्म है वो कुंडली उंडली मिला के शादी वादी करवाता है। यार किसी को किसी भी चीज का डिफिशियंसी हो सकता है ना, तबियत खराब है या कुछ चल रहा है, या ऐसा तुम लोग का ब्लड का ही, मेल और फीमेल का ऐसा पार्टनर, कुछ ब्लड का ही ऐसा कॉम्बिनेशन है ना कि वो किल कर दे रहा है स्पर्म को, तो होगा बेबी, नहीं होगा बहुत तकलीफ। अब तुम अगर इन दिनों में अगर प्रयास किए पीरियड्स के, एक तो इसमें तो कुछ हो नहीं सकता है, और जस्ट पीरियड खत्म होने के 14 दिन तक प्रयास किए बेबी प्रोड्यूस करने का, तो चांसेस है प्रेगनेंसी का? नहीं है, तो होगा ही नहीं जितना ट्राई कर लो। हाँ, बेस्ट चांसेस कब होगा, ये तारीख, पीरियड जिस दिन से शुरू हुआ है उसके से 15 या 16वें दिन तक अगर बेबी ट्राई करने का कोई कोशिश करता है तो वो कपल जो है, वो लाइफ पार्टनर जो है, इजीली बेबी कंसीव कर सकता है और पेरेंट्स बन सकता है, मां बन सकता है, और बाप बनने का सुख मिल सकता है। क्लियर है बात, समझ में आया। बेस्ट टाइम क्या होगा, 15 to 16। क्लियर है, यहाँ पे डाटा खत्म हुआ। अब किसी को कोई ये नहीं, तो ये अब अनपढ़ जैसा मत करना। ये सब चीज पढ़ाने का क्या होता है, एडुकेट करना जरूरी है लोगों को, ठीक है, लोगों को एडुकेट करना जरूरी है, ठीक है। इंडिया में हमारा जो है ये सब टॉपिक को टैबू माना जाता है, टैबू माना जाता है, और साला आबादी यही लोग बढ़ा रहा है। यही होता है दोगलापन का चेहरा, ठीक है। अगर लोगों को पता रहे, हालांकि ये पार्ट तो हम पूरे इंडिया को ऐसे भी नहीं बताना चाहते हैं, ऐसी साला और आबादी बढ़ा देगा 4 करोड़ में, ठीक है। तो तुम लोग देख लो, पहले बता दे रहे हैं, शादी तो सबका होना है, सेटल सबका होना है, ज्यादा से ज्यादा समय के हिसाब से 1 या 2, उससे ज्यादा वो पंचायत कौन कौन देखा है, पंचायत सीजन कोई नहीं देखा है। एक बेहतरीन पंचायत देखे ना सर, नहीं देखे, कितना मस्त कॉमेडी वाला वेब सीरीज है। उसमें एक वो पंचायत राज वाला सिस्टम नहीं चलता है गांव गांव का, तो वहां पे ना गांव में पॉपुलेशन कंट्रोल करने का ना अभियान चल रहा था। तो एक लोकल पेंटर को बुला करके दीवार पे लिखवा दिया था कि 2 बच्चे मीठी खीर, उससे ज्यादा बवासीर। तो एक गांव का व्यक्ति पार हो रहा था, बहुत गुस्सा गया, बोलता है ये जो हमारा छोटा वाला लल्ला है ये बवासीर है, यही लिखवाया। अरे वो वेब सीरीज था सर, इतना हंसे थे हम देख देख के। वो मतलब गांव के लोग कैसे हैं, कैसा सोचते हैं, उनको साला पढ़ाना भी था वो अच्छा चीज, पॉपुलेशन कंट्रोल वगैरह के बारे में, तो वो इडिंग बिडिंग समझते हैं। लड़ने पहुंच गया सचिवालय से कि सचिव जी देखिए तो आपका पेंटर क्या लिख दिया है, मैंने ये जो है हरिया देखना तुम लोग। अरे इतना IMDb पे टॉप रेटिंग पे है वो वेब सीरीज, तुम नहीं देखो, नेटफ्लिक्स पे नहीं, अमेजन पे है, बहुत मस्त है, तुम देखना, तुम्हारा माने कि ना माइंड फ्रेश हो जाएगा, इतना हंसोगे, इतना हंसोगे। लोकल चीजों पे, लोकल प्रॉब्लम पे बात किया है। अब हम लोग आ रहे हैं इस टॉपिक में, जो लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक बच गया है भाई, वो है डिजीज। क्या बच गया, डिजीज। और कैसा डिजीज, एसटीडीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, वो बच गया, ठीक है। अब डिजीज 2 तरह के होंगे, ये एसटीडी 2 तरह का होगा भाई, एक वायरस से फैलने वाला होगा और दूसरा फंगस लग जाएगा। ब्रेड है, गजब। तुम स्टैंड अप कॉमेडी बैठी ना, उसका खुद चमक जाएगा, ऐसा ऐसा कमेंट करेंगे ना। हाँ सिखा रहे हैं, इधर आओ, देखो इधर,
एसटीडीज दो तरह का होता है, क्या क्या? एक वायरल और एक बैक्टीरियल। वायरल में उस बीमारी का जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, वायरल में वो बीमारी का अगर नाम ले तो क्या हो सकता? सबसे खतरनाक जिसका भी इलाज भी नहीं है, HIV एक हो गया, एक होता है वॉट्स। क्या होता है? ये पहला नंबर का बीमारी, दूसरा नंबर का बीमारी। यहां पे बैक्टीरियल में क्या क्या हो जाएगा? सिफिलिस, और दूसरा हो जाएगा गोनोरिया। क्या है? गोनोरिया। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये हम अच्छे से समझाते हैं ताकि आप लोग अवेयर रहें, ठीक है? गवार बन के नहीं घूमे, ठीक है? अब सुनिएगा, देखिए ये सब जो ये वायरल डिजीज है और वो बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है? ये भी ये और जितना आपको ये चारों लिखाया है ना, ये सब कम्युनिकेबल है। क्या है? फैलेगा, मतलब फैलेगा भाई। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे नॉर्मल पर्सन के साथ इंटरकोर्स करता है, सेक्सुअली एक्टिव है, तो अगर एक पर्सन को नहीं था, जो कि हम नॉर्मल पर्सन का इस्तेमाल किए हैं, तो उसको भी हो जाएगा। राइट। HIV का इलाज है नहीं, HIV का इलाज है नहीं। और HIV के और भी कुछ कारण होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड से ही नहीं होता। जैसे हम बता रहे हैं, क्या मान लीजिए आपको डेंगू हुआ था, मान लीजिए, और आपको खून की जरूरत है, आप खून चढ़ाने गए, और जहां से खून लिया आप दूसरा से लेके चढ़ाने के लिए, ब्लड बैंक होता है ना, वहां कोई ऐसा पर्सन खून दे दिया था जिसका HIV हो, और वही लकीली खून आप में चढ़ा दिया गया, कांड हो गया, मतलब अनलकीली, सॉरी, कांड हो गया। यानी कि यहां पे बिना सेक्सुअली एक्टिव हुए भी HIV हो गया। बात समझ में आया? अब इसका दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? मान लीजिए कि घर में किसी को था और आप उसी का सेविंग वाला से आप भी बना लिया, आपका भी कट गया, खलास, गेम ओवर। समझ में आया? दूसरा, आप का ब्रश भुला गया, छूट गया, आप किसी से मांग के ब्रश किए, और वो जब ब्रश कर रहा था तो उसका गम से ब्लीडिंग होता था, और आप भी ब्रश किए और गलती से आपका भी ब्लीडिंग हो गया, गए, आपको भी हो गया। बात समझ में आया? इसलिए दूसरे का टंग क्लीनर और ये सब, और जो ट्रिमर होता है, ट्रिमर से भी तो कटता है ना, ये सब कभी किसी का जीवन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जो सबसे कॉमन है, टैटू। देखे वो बोलता है 500-500 रुपए में टैटू बना देंगे, आ जाइए, कभी वहां से मत बनवाना। अगर आप टैटू बनवाने जाओगे ना, तो पहला बार जो टैटू में लगेगा ना पैसा, वो 4000, 4500, ऐसा 5000 ऐसा लगता है, वो वाला करवाना। क्यों हम बता रहे हैं? वो ना फ्रेश नीडल, टैटू गथता है ना अंदर, तो वो फ्रेश नीडल आपको आपसे पैकेट फाड़ के निकालेगा, और उसी का दाम होता है 3500 रुपया, और 1000 रुपया अपना कारीगरी का वो लेगा, या 500 रुपया जैसा उसका रेट है। तो नीडल का दाम महंगा हो गया ना, और जो 500 रुपये में बना के दे रहा है ना, वो नीडल एक ही आदमी से सबका बना, माने एक ही नीडल से सबका बनाता है। तो तुम नीडल खरीद लो भाई अपना, और उस नीडल को जब वो टैटू बना देगा, तो वो नीडल उससे बोलोगे भाई, वो दे ही देता है कि ये दे दो, अपने पास रखो, और फर्दर आगे कभी टैटू बनवाना हो तो वही नीडल से बनाओ, वो तो तुम्हारा अपना पर्सनल हो गया ना, तुम्हारे में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला बार से तुमको टैटू बनवाने का सिर्फ कितना लगेगा? 500 या 1000, जो उसका रेट होगा। समझ में आया? समझ में आया? तो ये जो 500-500 वाला टैटू बनाता है, सोचो ना कितना आदमी आके उससे बनवा के गया होगा, या कोई औरत। तो किसी को भी अगर एक को भी एड्स होगा तो क्या होगा? वो तो खून तुम्हारे में भी गथा, क्या होगा फिर? तुम्हारे साथ हो गया, दिक्कत हो गया ना। अभी और एक तो इस तरह का केस है, तो इस तरीके से होता है, ठीक है? अच्छा, क्या मदर को एड्स था तो बच्चे को एड्स होगा, हाँ या ना? हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, तो हाँ होगा। नहीं, फादर को कैसे होगा? फादर वाला केस में नहीं होगा। एक मिनट, हम बता रहे हैं, इसमें स्ट्रिक्ट है, मेरा बात सुनिए। होगा 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 होगा, एक मिनट। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ना, तो फादर मदर के साथ तो हुआ ना सबको, फिर फादर को पिटना चाहिए ना कि साला सबको करवा दिया। हाँ, वही तो आपको हम बोले, फिर वही तो हम सोचे हम भी, एक मिनट। क्लियर है? समझ में आया बात? भाई फादर और मदर इंटरकोर्स होगा तभी होगा, तो फिर मदर को भी हो गया ना, फिर तो कुछ सवाल बचा ही नहीं आगे का। ठीक है? क्लियर हुआ यहाँ पे बात? समझ में आई यहाँ पे? अच्छा, अब इसी में हम लोग को पढ़ना है जी। अच्छा, गोनेरिया और सिफिलिस क्या होता है? देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, मेरा काम एडुकेट करना है, हम ये आपको एकदम डिटेल में बता रहे हैं। इसीलिए आप HIV रोक कैसे सकते हैं, आप कैसे, क्या क्या चीज नहीं करना है आपको। कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको लगे कि बहुत ही मतलब कि आज के टर्म में कौन सा भाषा इस्तेमाल करते हैं, प्ले बॉय टाइप का है, ठीक है, जिसका बहुत सारा अफेयर रहा हो, तो उन जैसे लोगों को होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं।
ठीक है, सबसे ज्यादा होता है। और एचआईवी का एक कॉमन आपको हम बता रहे हैं, जो बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव होता है और जो पार्टनर बहुत जल्दी जल्दी चेंज करता है, वैसे पर्सन को होता है। और वैसे पर्सन के साथ आप कभी फ्यूचर में आते हो तो आपको भी चांस हो जाता है। वैसे को अवॉइड करना है, ठीक है। दूसरा, किसी का रेजर, किसी का ब्रश, किसी का ट्रिमर, ये टैटू वाला सीन। और एक कॉमन सीन बता रहे हैं, आपको बुखार हुआ, आप गए इंजेक्शन लगवाने, और वो इंजेक्शन से भी 4-5 आदमी एक ही इंजेक्शन से साला सबको दे रहा है, वो इंजेक्ट कर रहा है, वो रैपर फाड़ के नहीं दिया, तो वो इंजेक्शन भी लगा तो आपको भी हो सकता है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो ये सब ध्यान रखना कि आपको कोई भी इंजेक्शन लग रहा है, रैबिस का लग रहा है, तो आप चेक करो कि इंजेक्शन वो फाड़ के दिया है कि नहीं, न्यू। आपका ध्यान रहना चाहिए वहां पे, ठीक है। कई जैसे कोरोना वैक्सीन लग रहा था, बहुतों के साथ हुआ ऐसा, पहला वाला को लगा दिया, दूसरा नहीं फाड़ा, उसी से उसको भी दे दिया। तो अब मान लो पहला वाला को कोई बीमारी होगा तो तुमको मिलेगा ना, ब्लड में ट्रांसफ्यूज हुआ ना, इस वजह से। तो ये भी कॉमन होता है। तो ये सब छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान देनी है, वरना इतना बड़ा कांड हो सकता है। और कोई इलाज नहीं है, 2 साल के अंदर मर जाओगे। और बॉडी धीरे धीरे, एड्स में क्या होता है, नर्वस सिस्टम पे अटैक होता है और बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम धीरे धीरे खराब हो जाता है। मतलब बुखार आता है तो साला 15 दिन तक जेबे नहीं करता है, नॉर्मल बुखार बता रहे हैं। बॉडी लड़ ही नहीं पाता है कोई भी बीमारी से, और धीरे 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 बॉडी पूरा कमजोर हो जाता है और एक दिन खुद ब खुद दम तोड़ देता है। और खराब चीज है साला, 2 साल एकदम तड़पा के मारता है, हर एक तरह का बीमारी हो जाएगा, छोटका से छोटका बीमारी भी तुमको होने लगेगा, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। समझ में आई बात? कैंसर तो फिर भी साला फास्ट काम करता है, 6 महीने में मार देगा, 1 साल में मार देगा, ये तो रुला रुला के मारता है। हाँ, अब बता रहे हैं जी, आने दीजिए। चलिए इधर ध्यान दीजिए, बैक्टीरियल पे हल्ला नहीं। सिफिलिस और गोनेरिया, ये जो है ये बैक्टीरियल डिजीज हो सकता है, ये भी आपको सेक्सुअली भी मिल सकता है, या आपको ना किसी गंदे टॉयलेट या बाथरूम या गंदे जगह पे आप ये मतलब टॉयलेट या बाथरूम दोनों में से कुछ भी कर रहे हो तो आपको मिल सकता है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है ना टॉयलेट वगैरह क्लीन रखने, ये सब वहां से फैल सकता है। और ये हम बता रहे हैं, ये दोनों जो है सबसे ज्यादा लेडीज में फैलने के चांसेस रहते हैं। क्लियर है? किसमें? लेडीज में। इसीलिए आप लोग अवॉइड करें गंदा, और कोशिश करें कि जो करें घर से ही सब कुछ प्रॉपर होके आपका निकले। बाहर जाकर के जो वो होता है कॉमन वाला, ठीक है, या ट्रेन वाला, वो सब पे जितना ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं, या डिस्टेंस बनाए रखें, ठीक है, किसी भी तरह का कांटेक्ट ना करवाएं, वरना ये दोनों वहीं से ज्यादातर, माने कॉमन टॉयलेट जो सब लोग इस्तेमाल करता है वहां से ज्यादा फैलता है। और सेकंड तो आपका एसटीडी है ही। मान लो कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा कॉमन सफर ही करता है, तो वही बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, यही सब पे वो सुसु वगैरह ये सब करता होगा, और उसी के साथ कभी रिलेशन बना या फिर वो सेक्सुअल ये हुआ, तो आपको भी आ सकता है। तो हाइजीन का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर है बात? अच्छा, इसमें क्या हो जाता है, इसमें ये गोनरिया जो होता है ये काफी खतरनाक होता है, और ये ठीक अगर तुरंत पता ना लगाया जाए, ये आपका क्या होगा, एक व्हाइट कलर का फर्स्ट टाइप का आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे हो जाएगा। 2-3 भी हो सकता है, 1-2 भी हो सकता है, या 1 भी हो सकता है। ना दर्द देगा ना कुछ करेगा, वो आपको खुद पता लगाना पड़ेगा। और वो दर्द ही नहीं देगा तो आपको कभी प्रॉब्लम होगा नहीं ना, तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा। और साला इसको ठीक करने का 6 महीने का ही टाइम है, पता लग जाए जितना जल्दी वहां बढ़िया ठीक हो जाएगा। क्यूरेबल है ये दोनों बीमारी, 100% क्यूरेबल है, ये नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन अगर टाइम के साथ ठीक नहीं किया गया, 6 महीना पार हो गया, तो फिर ये कभी बैक प्रोसेस नहीं लेगा, फिर ये एंटी क्यूरेबल हो जाता है, मतलब नॉन क्यूरेबल हो जाएगा, ये ठीक नहीं हो पाएगा। और 2 साल में पागल हो जाता है आदमी, और मतलब डेथ हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है बात? और इस वाले में तो आगे बेबी ही नहीं हो पाता, माने कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अगर हो गया सिफिलिस तो नॉन प्रोडक्टिव बन जाता है, माने कभी बच्चा नहीं हो पाएगा। सब कुछ ठीक ठाक वर्किंग करके सब कुछ है, सही है, फिर भी बच्चा नहीं हो पाएगा। ऐसी ऐसी खतरनाक बीमारियां अभी भी मार्केट में घूम रही हैं, और हम लोग पढ़ते नहीं है, लोग जागरूक नहीं है, इसलिए लगता है कि कहीं कुछ भी कोई दिक्कत। भाई अब पानी पीने जाते हो ना, अपना घर का पानी कोशिश करो ले जाया करो। आधा ज्यादा तो बीमारी पानी फैलाता है, 70% बीमारी जो है ना पानी फैलाता है। सब कुछ अपना जितना अपना पर्सनल यूज करने की कोशिश कर सकते हो ना, करो। तो लड़कियों को ये दोनों चीज बैक्टीरियल जो ज्यादा होता है, तो ज्यादा से ज्यादा आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ड्राई रहना चाहिए। आलतू फालतू जगह पे ना जाएं, अच्छे जगह पे जाएं जहां पे स्टैंडर्ड लोग आते हैं, ठीक है, तभी रहिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, लास्ट टॉपिक है, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। हाँ जी, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है कि आप बर्थ कंट्रोल कैसे कर सकते हो। कॉन्ट्रासेप्शन का क्या मतलब होता है, एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब है कि आप बर्थ कंट्रोल कैसे कर सकते हो। इसके कितने सारे प्रोसेस दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4। पहला है फिजिकल, दूसरा है सर्जिकल, तीसरा है केमिकल, और चौथा है IUCD, ठीक है। देखिए कभी कुछ थोड़ा तो मेहनत कीजिए, इसीलिए तुम देखें, देख लीजिए माता, एक बार पलट के थोड़ा सा देख लीजिए कष्ट करके।
मेरा काम है कि ऐसा पढ़ाएं कि सब जगह काम चल जाए। वहां सैंपल पेपर लगाओ, आ गया नहीं है क्या होता है, हाँ वहां तो दे देगा, सैंपल पेपर वाला में तो 1 वर्ड में दे देगा, फिर क्या करोगे, बोलोगे सर इसके बारे में तो आप नहीं बताए थे। मेरा काम है, हम पहले भी पढ़ा है ना, जो जो वर्ड आएगा आपके सिलेबस में कहीं से भी, सैंपल पेपर से, फलाना से, धमकाना से, हमको नहीं मतलब है कि नहीं है तो हम पढ़ा रहे हैं। हाँ अब अगर कोई टॉपिक हट गया तो आपको बताना है कि सर ये हट गया है, तो हम तो एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, क्योंकि फिर क्या हो जाता है कि फिर आधा शिक्षा ज्यादा डेंजरस हो जाता है। या तो अनपढ़ रहो या तो बहुत पढ़े लिखे बनो, बीच वाला ज्ञान जो है डेंजरस होता है। चलिए, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। सौरभ, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब, कॉन्ट्रासेप्शन का क्या मतलब है, बर्थ कंट्रोल। इसके 4 मेथड होते हैं भाई। पहला है फिजिकल बैरियर, दूसरा है सर्जिकल, तीसरा है केमिकल और चौथा है आईयूसीडी। ठीक है, चलिए पहला पढ़ते हैं, फिर डिस्कस करेंगे बेस्ट कौन, सबसे खराब कौन। क्लियर है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आगे जाके ये सब क्या बोलते हैं यूज में आएगा, तो आपका शरीर के लिए क्या सही चीज है क्या नहीं है, एज अ मतलब कि ह्यूमन बीइंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोई कुछ भी बोलेगा तो ये नहीं कि बेवकूफ बन जाना है। ठीक है, दुकानदार का तो क्या है, उसको तो ये करना है। चलिए पहला पढ़ते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है ना, कि मतलब कि स्पर्म को जाने ही नहीं देता है, स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जाने ही नहीं देता है, बीच में एक बैरियर लगा देता है फिजिकल। यानी कि वो बैरियर क्या रहता है, एक प्लास्टिक का कॉन्डम्स होगा या सर्वाइकल कैप्स होगा और डायफ्राम होगा। ये मेल का कॉन्डम को सिर्फ कॉन्डम बोलते हैं, फीमेल का कॉन्डम को डायफ्रागम बोलते हैं, और ये सर्वाइकल कैप्स होता है। क्लियर है, क्लियर है, ये जाने ही नहीं देगा, ये ब्लॉकेज कर देगा। क्लियर है, तो फिजिकल बैरियर हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब इसको मेल पहनता है, इसको फीमेल, और इसको भी फीमेल, इसको भी फीमेल। क्लियर होता है, बेसिकली लार्ज फीमेल कॉन्डम्स को ही सर्वाइकल कैप्स बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है। तो एक तरह से आप समझ रहे हो ना कि आप उसको ढक दिए हो, तो ढक दिए किसी भी चीज को, तो वो इधर से उधर जा नहीं पाया। क्लियर है, पहला बात। और जब इंटरकोर्स होगा मेल और फीमेल के बीच में, तो डायरेक्ट स्किन का या ब्लड का कांटेक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर में ये सब फिजिकल बैरियर है। समझ रहे हैं ना। ऐसा समझो कि भाई बारिश हो रहा है और ये जो है रेनकोट है, नीचे तो पानी जाएगा नहीं, तो ये जो है ना, ये जो है आप ऊपर से पहन भी सकते हो और बाद में फेंक भी सकते हो। ना तो फीमेल का बॉडी में कुछ चेंजेस हुआ, ना तो मेल के बॉडी में चेंजेस हुआ। हमको फायदा क्या मिला, बर्थ कंट्रोल से, और सबसे बड़ा फायदा क्या मिला, एसटीडीज से बचे। ना ब्लड का कांटेक्ट हुआ और ना ही स्किन का, तो किसी तरह का भी जब कांटेक्ट नहीं हुआ, तो आप सबसे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, एडवांटेज इसका क्या है, एसटीडी से सेफ रखा हमको, और बर्थ कंट्रोल तो हमारा वो तो था। क्लियर है। चलिए दूसरा मेथड, सर्जिकल मेथड। भाई देखो ये सब भी नहीं कराना चाहिए, भगवान जैसा बॉडी भेजे वैसा ही बॉडी में रहो ना यार, क्यों चेंज कराना है। ठीक है, क्लियर है। तो ये सब में आपको सर्जरी कराना पड़ेगा। कैसे सर्जरी कराना पड़ेगा, ये वैसेक्टोमी मेल में होता है, वैसेक्टोमी मेल में होता है। जो वाश डिफरेंस होता है, बताए थे ना, जो टेस्टिस से कनेक्ट होकर ऊपर स्पर्म लेता था, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, तो स्पर्म नीचे बन रहा है, अब बोलोगे सर स्पर्म नहीं बनेगा, बन रहा है, ठीक है, लेकिन तार काट दिया है बीच से। ठीक है, तार काट दिया है तो ऊपर जाएगा ही नहीं, तो कभी बाप बन पाएगा। अब बाप ही क्यों बोले हैं, मां क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मेल में होता है। ठीक है, वैसेक्टोमी मेल में होता है। इसमें क्या होता है, वाश डिफरेंस को क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। और सेम चीज ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होता है। इसमें जो फैलोपियन ट्यूब, एग कहां जाता है, फैलोपियन, तो हम फैलोपियन ट्यूब जहां से एग निकल रहा होता है वहीं से ब्लॉक कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब को, तो एग ऊपर जा पाया, स्पर्म से मीट कर पाया, वहां भी बर्थ कंट्रोल हो गया। क्यों नहीं मेंस्ट्रुएशन होगा, तुम एग रोके हो, उसका वो उसको नहीं ना पता है कि तुम रोके हो जान के, उसको तो ये पता है कि एग बन, तो फिर तो एग बनना भी बंद हो जाना चाहिए था। नहीं होगा, इसमें पूछना ही नहीं है कैसे, सब कुछ नॉर्मल प्रोसेस होगा। ये तुम किए हो बॉडी में चेंजेस, जो हो रहा है वो एक्सपेक्ट करेगा, वो एग सेल भी बनाता रहेगा ओवेरी में, और वहां से वो भेजने का भी कोशिश करेगा फैलोपियन ट्यूब की तरह, लेकिन जा नहीं पा रहा है, वो तुम एक्स्ट्रा किए हो ना। सब प्रोसेस नॉर्मल चलता रहेगा बॉडी में, लेकिन आगे जाएगा ऐसे दौड़ के, ब्रिज कटा हुआ है, गिर जाएगा, कुछ यानी कि मिल नहीं पाया। बात समझ में आया सिमरन जी, ऐसा मुंह ऐसे बनाई हुई जैसे कुछ एकदम कंफ्यूज्ड है। क्यों नहीं आ रहा है समझ, लाओ फिगर खोलो। वाश डिफरेंस में क्या हो रहा है सब लोग देखो, यहां पे ब्लॉक, सॉरी हाँ, फीमेल वाला ट्यूबेक्टोमी में देखो क्या हो रहा है, ट्यूबेक्टोमी में यहां पे हम ब्लॉक कर दिए, यहां पे एग बनता था, एग यहां से जाता था फर्टिलाइजेशन के लिए, अब यहां से आगे जा पाएगा, ब्लॉक कर दिए ना, मिल पाएगा, बर्थ कंट्रोल हो गया। और सेम मेल में ये टेस्टिस में स्पर्म बनता था और यहां से इस रास्ता से जाता था, यहां काट दिए, जा पाएगा स्पर्म ऊपर, मीट होगा कुछ नहीं ना, हुआ बर्थ कंट्रोल। तो क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें तुमको, इतना तो सिंपल था। हाँ
नहीं 1970 में यही हुआ था ना, मेरे साथ नहीं, हम उस समय नहीं जन्मे थे, ऐसे मत देखो हमको। 1970 में जानते हो क्या किया था उस समय? जो राजीव गांधी, हाँ इंदिरा गांधी और जो राजीव गांधी था ना, बहुत गलत काम करवाई थी। देश का आबादी बढ़ रहा था, तो आबादी बढ़ रहा था तो भाई लोगों को पढ़ाओ लिखाओ, इसके बारे में जागरूक करो। वो क्या किना के आदेश दे दी, जो जो लड़का मिले तुमको बाहर में कब्जा, उसको बंदी बनाओ और उसका नस काट दो। धड़ल्ले से हो रहा था, मतलब तुम क्या, तुमको बोले 70 लाख पुरुषों का उस समय नसबंदी करा दिया गया था, जबरदस्ती पकड़ के। ये कोई सरकार होता है, कोई सिस्टम है? अच्छा होता हम पैदा नहीं लिए थे, साहिल सर है ना, साहिल सर, ठीक है। काम नॉर्मल काम का रहा, घर फैमिली के काम का अब नहीं रहा। सांड देखा है ऐसी जो घूमता है बिना काम का, वही रह गया। समझ में आया? चलो वैसे टॉमी समझ में आया? सांड नहीं हो तो बैल हो गया ना, सांड तो काम का होता है ना। नहीं, सांड काम का होता है, बैल बेकाम का होता है, इसीलिए उसको मजदूरी करवाता है। वो तुम्हारे काम का हुआ, लेकिन अब गायों के काम का नहीं हुआ। अब हम बता रहे हैं, बैल जो जिसको बैल बोला जाता है ना, उसके साथ वैसेक्टॉमी हो जाता है। अब वो इस तरह का, हाँ वो वैसेक्टॉमी हो जाता है। अब वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता वो बैल, लेकिन उसमें टेस्टोस्टेरोन तो बन रहा है और उसके पास ना बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर होता है, क्योंकि ये स्पर्म में क्या रहता है, एनर्जी, और उसको फिर उससे खेती होता है। और ये सांड जो होता है ना, इसको ब्रीडिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें वैसेक्टॉमी नहीं हुआ रहता है, तो उसके पास ब्रीडिंग के लिए बुलाता है, फिर बोलता है चल जाए, भगा दिया। सिंपल, समझ में आया बात? चलिए, वैसेक्टॉमी किसमें होगा? मेल में। इसमें क्या होता है? वास्ट डिफरेंस को और ट्यूबेक्टॉमी। वहां कंफ्यूज मत हो जाइएगा, वी फॉर मेल ऐसे याद कीजिएगा, वी एम विमल, वी एम विमल याद कीजिएगा बस, ठीक है। यानी कि वैसेक्टॉमी माने मेल में होगा, और समझ में आया? और ट्यूबेक्टॉमी फीमेल, कौन बोला रे फीमेल? ट्यूबेक्टॉमी फीमेल, क्लियर? हम भी फीमेल बोल रहे हैं बट फीमेल, हाँ क्लियर है। अच्छा, कौन सा जगह पे होगा? फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करेगा, क्लियर है ना? डन। अब इधर देखिए केमिकल मेथड, सबसे खराब मेथड ये होता है, सबसे खराब, ये हम आपको बता दे रहे हैं, सबसे वर्स्ट मेथड, सबसे अच्छा मेथड। अगर आगे चल के कोई भी डॉक्टर भी सलाह दे, या घर वाले बोले, या इन लॉज बोले, या कोई भी बोले कुछ भी, ये सबसे वाहियात क्यों होता है आगे बता रहे हैं। ये क्या है ना, आपके बॉडी में केमिकल चेंजेस कर देगा। आप खा लोगे ना तो कभी भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू हो जाएगा, कभी भी बंद हो जाएगा, 2-2 महीना तक बंद हो जाएगा, 3-3 महीना तक, और चालू होगा तो कभी कभी साला 4-4 महीना तक चालू रहेगा। पूरा बॉडी में चेंजेस कर, हाँ पूरा बॉडी में चेंजेस कर देता है ये, आपका हार्मोनल इंबैलेंस कर देगा, आपको गुस्सा आने लगेगा, आपको गर्मी आ जाएगा, माने एकदम लगेगा कि चीर फाड़ दें, मार दें, किसी को खून कर दें, तो वैसा सीन हो जाता है ये केमिकल टैबलेट्स में। और बता रहे हैं, 1-2 बार खाए ना तो फिर भी ठीक है, अगर लंबा टर्म पे खा रहे हो, जैसे 1 साल 2 साल, आगे बेबी नहीं होगा, आगे बेबी नहीं होगा, इट इज द वर्स्ट। अच्छा, इसमें अरे बेबी किसी में नहीं हो रहा है भाई, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब क्या है, लेकिन इस समय बाद में हो सकता है, उसमें बाद में भी नहीं हो सकता है। हाँ ब्लॉक किए हैं, काटे नहीं थे, खोलेंगे फिर वाश डिफरेंस को। हम समझ नहीं पा रहे इस तरह के क्वेश्चन को, ये पहला आज तक हमको मिला है। ठीक है, इस बार हम कोशिश करेंगे, हम खुद माँ बने, जब मेरा शादी होगा ना हम खुद माँ बने, हम कोशिश करेंगे इस बार, ठीक है ठीक है। और हम ही खाएंगे दवा। वो लड़की ब्लेम की है हम लोग पे कि आप लोग क्यों नहीं खाते हैं। अरे भाई बेबी बर्थ कंट्रोल किसको करना है, किसके अंदर बर्थ होगा तो किसको खाना पड़ेगा। मतलब ऐसा थोड़ी कि बुखार तुमको हुआ तो पैरासीटामोल हम खाएं। हाँ सर्जिकल में हो रहा है ना, तो इसमें तो भाई इसमें ये कब होता है, हाँ एक चीज इसका समझो, इसीलिए तुम कंफ्यूज हो रही है, हम समझ रहे हैं। ये जब होता है कि स्पर्म और एग मिल चुका है, ठीक है, उसके भी 10-72 दिन हो चुका है और तुमको पता ही नहीं चला, लेकिन अचानक से झटका लग गया, अरे हम तो प्रेग्नेंट हैं, तब ये क्या कर देगा, मतलब ऐसे समझो कि मिनी एबॉर्शन है, ये क्या है, मिनी एबॉर्शन, और ये पूरा हार्मोनल चेंज कर देता है बॉडी में, पूरा हार्मोनल चेंज। आप समझ में आया? यानी कि ये इसको तुम बिना प्रेगनेंसी के खा ही नहीं सकते हो, बिना प्रेगनेंसी के खा ही नहीं सकते। जब तुमको पता चला है प्रेग्नेंट हो और तुमको नहीं चाहिए था कि अभी हम प्रेग्नेंट हो, तब ये खाया जाता, और ये सबसे खराब मेथड होता है। क्लियर? देखो बच्चा किसी में भी नहीं हो रहा है, बेबी किसी में भी नहीं हो रहा है, एसटीडी सिर्फ ये रोक पा रहा है, बाद बाकी सब में एसटीडी फैलेगा, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये सबसे अंतिम प्रोसेस होता है, ये मतलब कि हो गया और तुमको नहीं चाहिए था,
बच्चा हो रहा है और तुमको नहीं चाहिए था तब, ये मिनी एबॉर्शन। एबॉर्शन तो और भी एक्सट्रीम लेवल का होता है, ठीक है, ठीक है, उसमें बहुत पेन होता है। चलिए आईओसीडी देखिए, ये क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, ये एक सेफ होता है, लेकिन सेफ क्या है, बॉडी में कुछ भी चेंजेस सेफ तो नहीं होता है, भगवान जैसा भेजें वैसे ही। बहुत लोग यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये जो है एक कॉपर टी नाम का डिवाइस होता है, ये मदर के यूट्रस में लगा दिया जाता है, मदर के यूट्रस में लगा दिया जाता है, और इससे भी बेबी नहीं होता है, क्योंकि जब एम्ब्रायो आना चाहेगा, एम्ब्रायो तो बैठने ही नहीं देता है, वहां पे स्टेबल होने ही नहीं देता है, ठीक है। तो यही था आज का मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। सबसे बेस्ट कौन, फिजिकल, क्योंकि ये बीमारी भी रोक रहा है और बर्थ भी रोक रहा है। बाद बाकी सब तो बर्थ रोक ही रहा है, लेकिन बीमारी नहीं रोक पा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बीमारी रोकना। और दूसरा, ये बेबी रोकने में भी सबसे खराब चीज क्या है, केमिकल मेथड। क्लियर है, डाउट सारा हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट। और कुछ टॉपिक छोटा इसमें